खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो उत्कर्ष की इस प्लेटफॉर्म पर और जो आज वेबिनार हो रहा है उसमें आप सभी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फिर एक नए जोश, नई उत्साह, नई उमंग, नए क्लेवर और नए फ्लेवर के साथ हमारी पूरी टीम आज इस वेबिनार में हाजिर है। और वेबिनार का जैसा कि आप देख रहे हो, इसका थीम जो है वो है आरंभिक परीक्षा 2024 जो है उसको फोकस करते हुए किस प्रकार से तैयारी करें। साथ ही साथ में तमाम वो विद्यार्थी जो राजस्थान के विभिन्न गांव, ढाणी, शहर और जिलों से जुड़े हुए हैं और उत्कृष्ट परिवार का सदस्य बनने के लिए आतुर है, उन सब का मैं उत्कृष्ट परिवार की ओर से दिल की गहराइयों से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ क्योंकि पूरे देश के अंदर, पूरे भारत में अभी हमारा जो सबसे बेहतरीन और सबसे रंगारंग पर्व का आरंभ होने के लिए जा रहा है, और उसमें यदि आप मां सरस्वती के साथ साथ मां लक्ष्मी के साथ साथ अपनी शिक्षा को लेकर के सजग हैं, अपने मिशन को लेकर सजग हैं और अपनी मंजिल को लेकर सजग हैं, तो आज की ये परिचर्चा आपके लिए निश्चित रूप से लाभदायक साबित होने वाली है। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हमारे साथ कौन कौन जुड़ेंगे, मैं पहले सबसे उनको बुलाना चाहूंगा और फिर एक एक तरीके से आपको एक एक चीज का आज पूरा विश्लेषण किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं उनको बुलाऊं, उससे पहले प्यारे विद्यार्थियों में आपसे अपेक्षा करना चाहूंगा कि पूरी शिद्दत के साथ में आप जो है, क्योंकि हमारे लिए हमारा जो मंत्र है वो हमारे जो एनर्जी पैदा करता है, वो एनर्जी पैदा करने वाला हमारा मंत्र है जय हिंद। तो आप एक बार सभी जो है जय हिंद लिख करके और अपने आप को भी और समाज को भी और आज के इस वेबिनार को भी एक नई ऊर्जा प्रदान कीजिए। सबसे पहले आप जय हिंद लिखिए ताकि मैं अपनी टीम को आपके साथ में जोड़ सकूं। तो आज हमारी टीम में कौन कौन जुड़ेंगे आप देख रहे हो, हमारे उत्कर्ष क्लासेस की सिटी हेड यहां पर, और साथ ही साथ में हमारी हिस्ट्री की बेहतरीन फैकल्टी भी है, आदरणीय अनुज सर हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ करण सर जो ऑलरेडी RS 2011 के सिलेक्टेड हैं, वर्तमान में जयपुर में पोस्टेड हैं और विद्यार्थियों को लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं, वो भी हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। तो सबसे पहले तो पूरी दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन है कि आप सब ने जय हिंद लिख करके और इस वेबिनार को टू वे बना दिया। मतलब आपका यहां पर जुड़ना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ आपका जुड़ना जरूरी है। मैं अपनी टीम से यहां पर आपको पूरा परिचय कराऊंगा। सबसे पहले हमारे उत्कृष्ट परिवार के जयपुर सिटी हेड आदरणीय अनुज सर, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सर। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का मेरी तरफ से, उत्कृष्ट परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में आदरणीय करण सर भी हमारे साथ में आए। यस सर, करण सर आइए सर। नमस्ते सर। यस, करण सर हमारे ऑलरेडी 2011 में सिलेक्टेड हैं और वो भी हमारी इस टीम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारी टीम बहुत बड़ी है जिसमें बहुत सारे सिलेक्टेड लोग भी हैं, साथ ही साथ एक से एक बेहतरीन एक्सपर्ट फैकल्टीज जो है वो उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़ी हुई है। तो सर, कुछ सबसे पहला संदेश क्या देना चाहोगे बच्चों को सर? बच्चों, ये जो प्लेटफॉर्म आप उत्कर्ष का जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए RS की तैयारी के लिए जो प्रोग्राम लेकर के आया है, आप समझिए कि बहुत सटीक प्रोग्राम है। जैसे ही आप इसमें इनरोल करते हैं, आप समझिए कम से कम 50% आपका सिलेक्शन पक्का हो गया। बाकी आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आप हमारे साथ सहयोग करते रहिए। जो फैकल्टीज जो आपको पढ़ाया जाए उसको फोकस कीजिए। समय आप सभी जानते हैं कम है, पूरा फोकस से तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आपका पक्का रहेगा। बहुत बेहतरीन बात अनु सर ने कही कि कोई चाहे कितना ही पढ़ ले उसको हार्ड वर्क कहते हैं, लेकिन उस हार्ड वर्क के अंदर यदि हम उसमें रणनीति को और जोड़ लेते हैं, स्ट्रेटजी को जोड़ लेते हैं, तो हमारे सिलेक्शन की दर जो है वो बढ़ जाती है। और कहते हैं ना, मारवाड़ी में आपने सुना होगा कि हमारा बच्चा पढ़ता बहुत है लेकिन इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसको ये पता है कि क्या पढ़ रहा हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है। तो आदरणीय अनु सर ने बहुत बेहतरीन बात कही कि आज का ये जो वेबिनार है, यदि आप स्ट्रेटेजिकली पूरी रणनीतिक दृष्टिकोण से इसकी सभी बातों को सुनते हो तो आपके सिलेक्शन की दर जो है वो निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। करण सर, आपसे भी मैं कुछ चाहूंगा। सर, मेरा यही है कि जो आज ये वेबिनार आयोजित किया जा रहा है अपने उत्कर्ष क्लासेस द्वारा, तो ये निसंदेह विद्यार्थियों के लिए एक लाभान्वित होगा। और इसके अंदर जो हम स्ट्रेटजी वगैरह बताएंगे प्लानिंग, अब चूंकि आपको पता ही है कि सर टाइम धीरे धीरे निकल रहा है, अब हमारे पास क्रूशियल 3 महीने बचे हैं। अब 3 महीनों में रणनीति इस तरह से तैयार करनी है कि हम इस समय का सदुपयोग करते हुए RS के अंदर प्री क्वालिफाई कर सकें और मेंस और आगे तक हम पहुंच पाएं। तो हमारा ये जो मेन इस आज का जो वेबिनार है, इसका फोकस हमारा प्री का रहेगा, क्या स्ट्रेटजी है और किस तरह से इसको इंप्लीमेंट
इम्प्लीमेंट करना है, इस चीज़ पर हमारा रहेगा सर मेन फोकस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आप दोनों से चाहूंगा कि आप अपना सीट ग्रहण करें और ये हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, हमारे दोनों एक्सपर्ट फैकल्टीज आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब मैं आज के वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि आरंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आरएस प्रीलिम्स वेबिनार शुरू हो रहा है। और ये आगाज क्यों हुआ? प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी के सबसे पहले जो अभिवादन सबने भेजा है, प्रवीण, शिवचरण, सोनवती, जितेंद्र कुमार शर्मा और बबलू, पूना, सोनवती, आप सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें ऐसे भी हैं जो हमारे निर्मल बैच 1, 2, 3 से जुड़े हुए हैं और सबको पता है कि निर्मल बैच 4 का भी आगाज होने के लिए जा रहा है दीपावली के बाद 25 नवंबर 7:30 बजे से। तो बहुत सारे विद्यार्थी वो भी हैं जो हमारे साथ में 25 नवंबर वाले बैच में जुड़ने जा रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। तो आज का आप देखोगे, आज का जो वेबिनार है उसका स्पेशल फोकस जो है आरएस प्रीलिम्स 2024 है। 733 वैकेंसी का आगाज हो चुका है। 733 पद इस बार है। 5,50,000 फॉर्म भरे गए। हालांकि पिछले की तुलना में कम है, लेकिन ये कम नहीं, ध्यान रखना। पहले क्या होता था कि जब ऑफलाइन फॉर्म भरते थे तो एक ही विद्यार्थी जो है एक से अधिक फॉर्म भर देता था ताकि किसी प्रकार की त्रुटि अगर हो गई हो तो वो बच जाए। लेकिन इस बार एक विद्यार्थी ने एक ही फॉर्म भरा है। अगर पिछली बार की तरह होता ही है तो ध्यान रखना, इस फॉर्म की संख्या 7 लाख से भी ऊपर जाती है, लेकिन इस बार ये 5,50,000 है। लेकिन आपको इस संख्या को देखे घबराना नहीं है, क्योंकि आपका मुकाबला जो होने जा रहा है वो अपने आप से है, किसी और से नहीं है। तो पूरी निश्चिंतता के साथ आप जो है इस बातों को सुनिए। साथ ही साथ एग्जाम डेट जो है वो 2 फरवरी 2025 घोषित कर दी गई है। पहली बार ऐसा है कि आरएच में आपको पूरा वक्त दिया गया है कि आप 5.5 महीने जो है जमकर के तैयारी कर सकते हैं। हालांकि अब इतना वक्त नहीं है, तो उसके बारे में हमारी रणनीति क्या होगी उसको बताऊंगा। साथ ही साथ आज का ये जो हमारा वेबिनार है ये स्पेशली किन चीजों को करेगा, कैसे सीमित समय में आरएस प्रीलिम्स की आरंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करें। समय कम है। अगर आप फाउंडेशन बेच की तरह यहां पढ़ोगे तो ध्यान रखना, आने वाले 3 महीने में मॉडर्न हिस्ट्री, मैथ्स और रीजनिंग भी पूरा नहीं कर पाओगे। तो कैसे पढ़ें, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें और किस प्रकार से पढ़ें, और सबसे बड़ी बात कि आरएस का पहले का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस क्या आए हैं उसको ध्यान रखना जरूरी है ताकि एक ट्रेंड पता लग सके। सबसे बड़ी बात कि किस प्रकार नए प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो आपको आगे चलकर आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं। वहां पर आपको पॉजिटिव कैसे बनना है वो चीजें भी, तैयारी की अप्रोच कैसी हो, पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करें, प्रीवियस ईयर पेपर कैसे चुनें, कैसे टाइम लगाएं और सोर्स लिमिटेड रखें। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो है मिनिमम रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए और मैक्सिमम आपका रिवीजन होना चाहिए। और इसमें हम सूत्र भी आपको दिखाएंगे, SPR का सूत्र क्या है उसके बारे में चर्चा यहां पर की जाएगी। अब दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं चाहूंगा कि आदरणीय हमारे अनुसर जो है वो आपके बीच में आएंगे और सबसे पहले जिस परिवार के साथ आप जुड़े हुए हो, जिस उत्कर्ष परिवार के साथ जुड़े हो, जिसका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज की तारीख में नाम है और किस प्रकार से उत्कर्ष परिवार जो है वो निर्मल सर के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, कब स्थापना हुई, इसके परिचय देने के लिए मैं आदरणीय अनुसर से चाहूंगा कि वो इसका पूरा परिचय दें। जी सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों, जैसे सर ने कहा कि जिस परिवार से आप जुड़ने जा रहे हैं तो इस परिवार का बैकग्राउंड क्या, इतिहास क्या है, जो उसका 22 से 23 वर्षों का इतिहास है वो मैं आपसे रूबरू कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको बताना बच्चों, ये जो उत्कर्ष परिवार है, उत्कर्ष क्लासेस के नाम से 13 सितंबर 2002 को जोधपुर में एक छोटे से पेड़ या पौधे के रूप में रोपा गया था डॉक्टर निर्मल गहलोत सर के द्वारा। आपको बताना चाहूँगा कि 2002 के बाद लगातार अपने योगदान से उत्कर्ष की टीम के द्वारा एक बड़ा वट वृक्ष बन चुका है और ये जोधपुर से निकलकर जयपुर, दिल्ली, प्रयागराज, इंदौर, यहाँ तक आपका कह सकते हैं कि पूरा एक वट वृक्ष बन चुका है। और पहले आप कह सकते हैं कि कुछ एक शिक्षा के माध्यम से इसके कदम आरंभ हुए, लेकिन आज भारत में शिक्षा का ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं बच्चों जहाँ पे उत्कर्ष परिवार काम नहीं कर रहा हो। चाहे वो स्कूल हो, चाहे कंपटीशन तैयारी हो, चाहे आरएस हो, चाहे सिविल सेवा हो, चाहे टीचर की तैयारी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे एनडीए हो, नीट, जेईई, यानी कि भारत में शिक्षा का, एजुकेशन का एक भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर उत्कर्ष परिवार के द्वारा काम नहीं किया जा रहा हो। यानी कि ये जोधपुर से निकल करके आज पूरे भारत में फैल चुका है। और इसके साथ मैं बताऊंगा बच्चों, उत्कर्ष परिवार का
3 स्तंभ है। यानी कि देखिएगा, जब आदमी कोई काम करता है, अपना कोई उद्देश्य बनाता है, तो उसका एक आधार भी होता है। तो उत्कर्ष परिवार के, उत्कर्ष क्लासेस के 3 स्तंभ हैं। सबसे पहला है उसका एक मिशन। मिशन क्या है? उत्कर्ष परिवार का मिशन है वाजिब फीस में गुणवत्तामूलक तैयारी। यानी कि आप देखिएगा, जो आपको फीस हम लोग ऑफर करेंगे, बहुत कम फीस होगा और बहुत कम फीस में बहुत क्वालिटी की हम लोग तैयारी कराएंगे। इसमें कई बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं जो निर्मल बैच से जुड़े हुए हैं, जो फाउंडेशन बैच से जुड़े हुए हैं। आप उनसे पता कर सकते हैं कि बहुत कम फीस में बहुत अच्छी क्वालिटी की तैयारी हम लोग कराते हैं। ये उत्कर्ष परिवार का मिशन है और उसका विजन भी एक हमारा है। विजन क्या है कि उत्कर्ष परिवार को डिजिटल क्षेत्र का पर्याय बनाना। यानी कि अगर आप बात करें, कहीं भी डिजिटल ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाएगी तो आप देखिएगा एक ही नाम आएगा बच्चों की, जो वहाँ पर हर परिवार पे, हर स्टूडेंट पे, वो है उत्कर्ष। और बच्चे, ये जो विजन है लगभग आप कह सकते हैं हम लोग पूरा भी कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं, इसको एक डाटा के माध्यम से आपको बताने का प्रयास भी करूँगा। थर्ड, उत्कर्ष की वैल्यू। देखिए, कहते हैं ना, जब इंसान के अंदर वैल्यू ना हो तो आगे ना तो बढ़ सकता है, ना ही कोई सीमा को पार कर सकता है। उसी प्रकार उत्कर्ष परिवार की एक वैल्यू है। वैल्यू क्या है? वो जो भी काम करेगा हमेशा विद्यार्थियों के हित की। अब जैसे हम चाहते तो सीधा सीधा एडमिशन ओपन कर सकते थे, लेकिन हमने क्या रखा आप लोगों के लिए? वेबिनार रखा है। वेबिनार के माध्यम से आपको पूरी तैयारी, रणनीति, सारी बातें बताई जाएंगी, फिर आपसे एडमिशन की बात करेंगे। तो यानी कि जो भी उत्कर्ष परिवार के द्वारा जो भी काम किया जाता है, हमेशा उसका हित रहता है विद्यार्थी का। क्लियर? अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, डिजिटल का पर्याय बन चुका है उत्कर्ष। कैसे? तो बच्चों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज उत्कर्ष परिवार लगभग 3.5 करोड़ स्टूडेंट का परिवार है। यानी कि 3.5 करोड़ बच्चा उत्कर्ष परिवार से जुड़ा हुआ है किसी ना किसी रूप में। कैसे? तो डाटा भी आपको बताया था बच्चों, कम से कम 20 मिलियन स्टूडेंट यूट्यूब से जुड़े हुए हमारे साथ, 1.3 मिलियन फेसबुक के फॉलोअर हैं, 3.2 मिलियन टेलीग्राम के हैं, 16 मिलियन बच्चों जी हमारे साथ ऐप के साथ जुड़े हुए हैं, और 3.5 लाख बच्चे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं। तो आप समझ सकते हैं, इससे बड़ा परिवार पूरे भारत में किसी के पास नहीं है जो कि हमारे पास है। और उसी परिवार से आप जुड़ने जा रहे हैं। अब मैं वापस बुलाना चाहूँगा दौलत सर को, जो प्रीलिम्स के बारे में डिटेल से आपसे चर्चा करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं दौलत सर का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बेहतरीन बातें बताई कि किस प्रकार से आज उत्कर्ष जो है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े परिवारों में से एक है। मेरी आवाज आप तक, मेरी आवाज आप तक बेहतरीन तरीके से आ रही होगी। आदरणीय अनु सर ने बहुत संक्षिप्त में उत्कर्ष का बेहतरीन परिचय आपके सामने रखा। मैं अनु सर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। इस कड़ी में मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और सबसे पहली बार प्रीलिम्स कैसे निकालें, सर्वप्रथम प्रत्येक टॉपिक्स का प्रीवियस इसका क्वेश्चंस आप देखें। मतलब यहां पर सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कि यदि आप पहली बार आरएस के एग्जाम को देने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो है आप ये देखिए कि आपका सिलेबस क्या है। एस फॉर सिलेबस, P फॉर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और R फॉर रिवीजन। ध्यान रखना, सबसे पहले आपको देखना है कि एग्जैक्टली आपका सिलेबस क्या है। जब हम विद्यार्थी जीवन में थे तो हम सबसे पहले हमारे सिलेबस को 2 दिन 3 दिन तक लगातार देखते थे, और उसके बाद प्रत्येक जो हमारा पूरा सिलेबस जो है उस सिलेबस को टॉपिक्स में बांट के प्रत्येक टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं हिस्ट्री 1 साल तक पढ़ा सकता हूं, मैं 2 साल तक हिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, लेकिन वो तो हमारे विद्यार्थियों के लिए आत्मघाती साबित होगा। तो सर फिर क्या करें? ध्यान रखना, सबसे पहले सिलेबस की कॉपी को सामने रखें और उसके बाद सिलेबस के एक एक पॉइंट को आप देखिए कि एग्जैक्टली आपका सिलेबस क्या है। हम तो यहां तक याद कर लेते थे कि हमारे सिलेबस में कहां पर कॉमा लगा हुआ है और कहां पर विराम चिन्ह लगा हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी समय कम है, लेकिन 2-3 दिन तक आपको बहुत गहन विश्लेषण जो है वो आपके सिलेबस का होना चाहिए। जब आप सिलेबस को देख लेते हो तो उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, उसके बाद आपकी ड्यूटी होगी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आप देखिए कि 2012 में, 16 में, 18 में, 21 में, 23 में आरपीएससी ने कहां से प्रश्न पूछे हैं और उसके पूछने का तरीका जो है वो कैसे कैसे वहां पर रहा है। इसी प्रकार से आप देखोगे। साथ ही साथ इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में होगा, आप कम से कम रिसोर्सेज आपके पास में होने चाहिए, मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम रिवीजन आपका होना चाहिए। तो ये वाला
टॉपिक्स को कंप्लीट स्टडी के साथ डीप एनालिसिस वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। प्रत्येक टॉपिक का शॉर्ट नोट्स अवश्य बनाएं, मतलब आपके लास्ट टाइमिंग में आपके कम से कम 15 से 20 जो है 15 से 20 पेज का प्रत्येक का होना चाहिए, ताकि अंतिम समय के अंदर आप उसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकें। जब आप ऐसा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, यहां पर तैयारी के साथ टाइम टेबल क्या हो इस पर चर्चा होगी, लेकिन कोई भी विद्यार्थी जब जुड़ रहा हो तो मेरा ये मानना है कि किसी भी सफल विद्यार्थी को सबसे पहले इन 6 बिंदुओं को स्पेशली फोकस करना होगा। यदि आपको आरएस बनना है, सिलेबस और ये सब चीजें बात की है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट होगा वो आपका होगा कि आज इस वेबिनार के माध्यम से सबसे पहले आप अपनी मंजिल को तय करें। सबसे पहले जो है आप अपनी मंजिल को तय करें कि आपकी मंजिल एग्जैक्टली क्या है। वो मंजिल, जैसे आपको आरएस बनना है, आपको आईएएस बनना है, तो ये बार बार इस बात को डगमगाना नहीं चाहिए। और जैसे आपकी मंजिल तय होगी तो मैं इस मंजिल पर बोलना चाहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तो उसको दरिया तो समंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट पर, पत्थर ही टूट जाए उस शीशे की तलाश कर। कर्मों से तेरे क्या हुआ, कर्मों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई, मिल जाए मंजिल तुझको उस कर्म की तलाश कर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आज के इस वेबिनार के माध्यम से आपको अपनी मंजिल को तय करना है कि मेरी मंजिल सबसे पहले है कि 2 फरवरी 2025 को आरएस प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है। मुझे आरएस का प्रीलिम्स एग्जाम एनी हाउ निकालना है, उसके बाद मुझे मेंस निकालना है, उसके बाद इंटरव्यू निकालना है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा इसलिए कि आरपीएससी ने और अधीनस्थ बोर्ड ने कम से कम 70 वैकेंसी निकाल चुके हैं। जो विद्यार्थी 70 वैकेंसी का फॉर्म भरेगा वो एक भी वैकेंसी को क्लियर नहीं कर पाएगा। ध्यान रखना, जो बच्चे हर संडे को एग्जाम देते हैं वो किसी भी एग्जाम को पास नहीं करते हैं, और जो बच्चे एक साल में किसी एक संडे को फिक्स करते हैं वो, ध्यान रखना, उस एग्जाम को निकाल देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको जो है अपनी मंजिल को तय करना होगा। मंजिल को तय करने के बाद अगर मेरे 22 साल के एक्सपीरियंस को आप पूछोगे कि सर हमें क्या करना चाहिए कि हम सफल हो जाएं, तो मैं कहना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि आप जो है आज आप जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप अपने एग्जाम तक उसी उत्साह को बना के रखते हैं तो दुनिया की कोई ताकत जो है आपको एग्जाम पास करने से रोक नहीं सकती। इसलिए आपके जो है इस कड़ी में आपके हौसले जो है वो लगातार बुलंद होने चाहिए। जब आपके हौसले बुलंद होंगे तो किसी कवि ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन आप में से कई विद्यार्थी कह सकते हैं कि सर हम कैसे हौसलों को बुलंद रखें सर, हमारे सामने इतनी चुनौतियां हैं सर, किसी को शारीरिक चुनौती है, किसी को आर्थिक चुनौती है, किसी को सामाजिक चुनौती है। सर सामाजिक चुनौती कैसे? कोई लड़की तैयारी कर रही है, उसका घर वालों को प्रेशर है कि तेरी शादी हमें करनी जरूरी है, ये एक प्रकार का सोशल प्रेशर है। एक बच्चा जैसलमेर की ढाणी से जयपुर आकर पढ़ नहीं सकता, बहुत ज्यादा फीस है, वो उसके लिए आर्थिक चुनौती है। तो बहुत सारे चैलेंजेस है, किसी की शारीरिक परेशानी है। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोग ध्यान रखना, हर व्यक्ति के सामने कोई ना कोई चैलेंज जरूर होता है। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके सामने कोई चैलेंज नहीं हो। इसलिए मेरी इन चंद पंक्तियों को आप याद रखना, और जितने भी मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर मेरी पंक्तियां आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरी, जैसे मैं इन पंक्तियों को खत्म करूं, आप एक लिखना, आई कैन डू इट। सर मैं इसको कर सकता हूं, सर मैं इस एग्जाम को पास कर सकता हूं। ये लाइन आपकी जो है वो तुरंत आनी चाहिए, तब तो मुझे पता लगेगा कि हाँ मेरे विद्यार्थी जो है वो उत्कर्ष परिवार के साथ पूरे उत्साह के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी पंक्तियां हैं कि लाख दलदल ही सही, लाख दलदल ही सही, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली सही उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको हौसला बना के रखना है, और यदि आप हौसला बना के रख सकते हैं तो तुरंत प्रभाव से एक बार कमेंट जरूर करें कि आई कैन डू इट सर, मैं इसको करूंगा सर, सर मैं आपकी इन पंक्तियों पर एकदम खरा होकर उतर के दिखाऊंगा सर, सर मैं अपने
माँ बाप के सपनों को पूरा करूंगा सर, मेरे पेरेंट्स ने सर ये सपना देखा है सर, मैं इसको पूरा करके ही मानूंगा सर, सर मेरे दिल की इच्छा है सर, मैं सर दिखाऊंगा सर 1 साल के भीतर किस प्रकार से आरएएस एग्जाम को पास किया जा सकता है सर, मैं इसको बताऊंगा। और उसके प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना, आपका कॉन्फिडेंस जो है, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लगातार बना हुआ रहना चाहिए। आपने मारवाड़ी में कहावत सुनी होगी कि गिर को कर रे कनखड़ा हिरण किसो घी खाए, आग चले पून भगे, आग चले पून भगे, कि हिम्मत कर हुंकार भर, हिरण कौन सा घी खाता है फिर भी घोड़ों से आगे जाता है। किस दम पर? अपने कॉन्फिडेंस के दम पर। यदि आप में कॉन्फिडेंस है तो निश्चित रूप से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हो। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आपको अपने आत्मविश्वास को बना के रखना है। और एक चौथा पॉइंट जो है वो है अभ्यास का। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। मैंने कई विद्यार्थियों को देखा है जो दिन भर पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। रीजन क्या है कि आप पढ़िए, अगर आप 24 घंटे पढ़ते हैं तो आपका 1 घंटा 24 घंटे में ऐसा होना चाहिए जहां आप उसका टेस्ट दे सकें। यदि आप 7 दिन पढ़ते हैं तो 7 दिन में 1 दिन ऐसा होना चाहिए जब आप उसका टेस्ट दे सकें। यदि आप 1 महीने पढ़ते हैं तो 1 महीने के अंदर कम से कम 5 दिन ऐसे होने चाहिए जहां आप टेस्ट दे सकें। मेरा कहने का मतलब है कि जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है उसका टेस्ट देना है। उस टेस्ट के माध्यम से अभ्यास होगा। जब हम प्रीलिम्स की बात करेंगे तो प्रीलिम्स का टेस्ट पेपर ज्वाइन करना जरूरी है। अगर आप मेंस की बात करते हो तो 15, 50 और 100 शब्दों में कैसे लिखते हो वो भी जो है वो यहां पर देना जरूरी है। उसके बाद जैसे आज का वेबिनार ज्वाइन किया और वेबिनार ज्वाइन करने के बाद आपने अपने अंकल से कहा, अपने पड़ोसी से कहा, अपने दोस्त से कहा कि मैं अब आरएएस बन के दिखाऊंगा। इतने में आपको कोई नेगेटिव आदमी मिल गया और उसने कह दिया तू और आरएएस बनेगा? अरे अभी भी समय है, किसी पटवारी का या 3rd ग्रेड का फॉर्म भर दे। तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, जब आप तैयारी करते हो तो कोई ना कोई आलोचक मिलेगा। वो आलोचक कोई अनजान नहीं होगा, वो आपका अपने परिवार से होगा। उस समय मेरी इन पंक्तियों को आप ध्यान रखना कि मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, मांझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खुली तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, हमें आलोचनाओं से घबराना नहीं है। आपको आलोचनाओं का जवाब वापस नहीं देना है, बल्कि शांत रह करके 1 साल तक जम करके मेहनत करके और रिजल्ट ला करके जो आपका जवाब होगा वो सबसे बेहतरीन जवाब होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको आलोचनाओं से बिल्कुल घबराना नहीं है। साथ ही साथ एक छठा पॉइंट आप देख रहे हो, संगत। सर संगत का मतलब क्या हुआ? संगत का मतलब आप फेसबुक पर किसके साथ जुड़े हुए हो, आप फिजिकली जहां रह रहे हो वहां आपके दोस्त कैसे हैं। क्योंकि संगत का जीवन में और जीवन की हर दिशा में और दौड़ में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए आप अपनी संगत जो है उसको बेहतरीन रखिए। आपकी संगत जैसी होगी वैसा ही आपका आचरण होगा, और जैसा आपका आचरण होगा उसी के अनुरूप जो है आपको सफलता या असफलता मिलेगी। गीता में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यत यत आचरति तत् तत् देवेत्रजनः स यत्व प्रमाणम कुरुते लोकस धनु वर्तते, कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष उसका अनुसरण करते हैं, और श्रेष्ठ पुरुष या आदर्श पुरुष जो प्रमाण पेश करता है अन्य लोग उसी प्रमाण को अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर डिपेंड करता है कि आपने अपना आदर्श किसको माना है। और मैं बड़ा खुश हूं आज इस वेबिनार के माध्यम से। अभी तक हमने बहुत सारे ऑफलाइन सेमिनार लिए हैं, लेकिन वेबिनार का अपना एक मजा होता है जिसमें एक विद्यार्थी जो है वो घर पे रह करके अपने पेरेंट्स के साथ में कहीं ना कहीं इस बात को सुन रहा होगा। और साथ ही साथ बहुत सारे पेरेंट्स भी मुझे लगता है कि आज हमारे साथ इन बच्चों के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो उन पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरी जो 6 बातें हैं आप इनको जरूर याद रखना, क्योंकि ये 6 बातें जो है वो बच्चे की दिशा और दशा को बनाने में और उसे मंजिल तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। इस कड़ी में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, तैयारी के समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए
उसमें मेरी बातें वापस आपके सामने आ रही है कि आपकी तैयारी जो है उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें निरंतरता होना जरूरी है। साथ ही साथ आपका कठिन परिश्रम करना जरूरी है, आपके मित्र अच्छे होने चाहिए और आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए। जब बात आ गई विश्वास की, तो मैं आपको एक बेहतरीन बात बताना चाहूंगा। पहले बताओ कौन कौन आप में से उस बेहतरीन बात को सुनना चाहता है। फिर मैं उसके बाद करण सर को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने उस पार्ट को लेंगे जिसमें विशेष रूप से आरएस में कौन कौन सी वैकेंसी होती है, कौन कौन से पद होते हैं और उन पदों में उन पदों के नाम क्या है और अभी तक कितनी कट ऑफ गई है, उसके ऊपर जो है वो करण सर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि कौन कौन जो है मेरी एक सुंदर बात को सुनना चाहता है कि सर बात जब आ गई खुद पर विश्वास की सर, तो विश्वास को कैसे सर, विश्वास पर सर विश्वास पर मैं तैयार हूं सर, प्लीज आप मुझे बताइए। हमारे ऐसे कौन से विद्यार्थी जो उस बात को सुनना चाहते हैं? इस कड़ी में विदुषा, रेणुका, रिजवाना, लोकेंद्र राणा, अरुण कुमार, ये हमारे तमाम विद्यार्थी जो है वो दिल की गहराइयों के साथ इस वेबिनार के साथ जुड़े हुए हैं और इस बात को सुनना चाहते हैं। तो विश्वास का बिंदु मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आप लोग मेरे इस मंत्र को आज साथ लेकर भी जाना। मैं इसको ऐसे कहना चाहूंगा कि ये जो है 3 शब्द आप अपने जीवन में ध्यान रखना, त्याग, ध्यान और विश्वास। त्याग, ध्यान और विश्वास। अगर ये 3 पॉइंट आप याद रखते हो प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यान रखना ये 3 बिंदु जो है आपके जीवन को दिशा देने में एक बहुत बड़ी भूमिका यहां पर अदा करना चाहेंगे। सबसे पहले त्याग। जैसे आपने वेबिनार ज्वाइन किया, इस वेबिनार को ज्वाइन करने के बाद आपको अपनी मंजिल एकदम नजर आनी चाहिए कि मेरी मंजिल एक ही है, मुझे आरएस बनना है, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। उसको करने के लिए सबसे पहले आपको त्याग करना होगा। सर किस चीज का त्याग सर? सर प्लीज बताओ ना सर, त्याग किस चीज का? तो त्याग ध्यान रखना, सबसे पहले त्याग उन तमाम बुरी आदतों का जो आपकी तैयारी में बाधक बन रही है, पहला पॉइंट। दूसरा, त्याग उन तमाम फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में बाधक बने हुए हैं। त्याग उन किताबों का जो आपके सिलेबस में नहीं है। त्याग उन नोट्स का जो आपने बेवजह इकट्ठे कर रखे हैं। तो सबसे पहले और साथ ही साथ उन दोस्तों का भी जो आपकी तैयारी में बाधक बने हुए हैं, उन सबको आपको त्याग करना है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। नंबर 1, जब आप चीजों का त्याग करेंगे तो फिर होगा ध्यान। सर ध्यान किस पर देना है सर? तो आप लोग ध्यान रखना, आपको ध्यान देना है सबसे पहले सिलेबस पर, आपको ध्यान देना है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर, आपको ध्यान देना है रिवीजन पर, आपको ध्यान देना है कि आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज मतलब कम से कम नोट्स और कम से कम किताबें हो, और किताबें और नोट्स वही हो जो आपके सिलेबस में डिफाइन की गई है, जो आपके सिलेबस के अनुरूप हो, उसी पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है। तो ये जो है आपका दूसरा पॉइंट होगा। और तीसरा जो है ये मैं मानता हूं कि जीवन में किसी भी दिशा में आप जाइए, इस तीसरे बिंदु की सबसे बड़ी भूमिका है और वो तीसरा पॉइंट है विश्वास। सबसे पहला बिंदु होगा कि सर विश्वास किस पर सर? तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले विश्वास जो है वो आपको अपने ऊपर करना है कि आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूं। जैसे आप देखिए अभी उड़ीसा के तट पर एक भयंकर तूफान आया। उस तूफान के अंदर जितने भी मानव लोग थे, ह्यूमंस जो थे, वो तो वहां से समुद्र तट से आ गए, लेकिन कई प्रकार के पक्षी जो है वो उस समुद्री तूफान के अंदर भी उन पेड़ों की टहनियों पर बैठे रहे। उस पक्षी को ही विश्वास था कि पेड़ टूट जाए, टहनी टूट जाए, लेकिन मुझे विश्वास है अपने पंखों पर कि मैं उड़ सकता हूं। इसलिए उसने दाना जिस तूफान के अंदर भी मुकाबला करते हुए वो उड़ गया, अपने आप को बचा लिया। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आप लोग ध्यान रखना, आपको विश्वास करना होगा अपने आप के ऊपर। फिर उसके बाद विश्वास जो है वो अपनों पर। सर अपनों का मतलब क्या हुआ? अपनों का यहां पर मतलब है, अपनों का जो मतलब है वो क्या है? अपनों से मतलब है कि जिस किताब को आप पढ़ रहे हो उस पर आपको विश्वास होना चाहिए,
जिन नोट्स को पढ़ रहे हो उन नोट्स पे विश्वास होना चाहिए। जिस कोचिंग के साथ जुड़े हुए, जैसे आप उत्कर्ष के साथ जुड़े हुए हैं तो उत्कर्ष पर आपको विश्वास होना चाहिए। और आप एक इस बेहतरीन बात को सुनना आप लोग कि अपनों पर विश्वास क्या होता है। जब एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को जब हवा में उछाला जाता है तो आप देखना कि वो बच्चा हंसता हुआ नीचे आता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ये विश्वास है कि मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे कैच कर लेंगे। ये विश्वास जो है ये आपको अपने गुरु पे होना चाहिए, ये विश्वास आपको अपने नोट्स पे होना चाहिए, ये विश्वास जो है अपनी किताबों पे होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया यार वो नोट्स ले ले, वो तेरे जीवन को बना देंगे, फिर वहां से निकले किसी और ने कहा ये नोट्स ले ले और आपने नोट्स का ढेर कर दिया। ध्यान रखना, उसका तो त्याग करना है। आपके पास जो सामग्री है उस सामग्री पर आपको विश्वास होना चाहिए। तो पहला विश्वास अपने आप पर, दूसरा विश्वास अपनों पर, और तीसरा विश्वास, ध्यान रखना, तीसरा विश्वास, ध्यान से सुना, और तीसरा विश्वास पसंद आए तो यस सर जरूर लिखना ताकि आपकी जो जुड़ाव है उसके बारे में हमें पता लग सके। तीसरा विश्वास जो है वो बेसिकली होगा परमात्मा पे, भगवान पे, ईश्वर पे, अल्लाह पे, वाहिगुरु पे, कि मुझे मेरे वाहिगुरु पे विश्वास है, मुझे मेरे भगवान पे विश्वास है, मुझे मेरे अल्लाह पे विश्वास है, मुझे मेरी देवताओं पर विश्वास है कि मैं अगर ऐसा करता हूं तो वो मेरी सफलता में मेरा सहारा बनेंगे और मुझे आगे बढ़ाने में प्रयास करेंगे। आप देखिए, एक गांव में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ और गांव में 36 कौम के लोग थे। तो कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है। लेकिन उन हजारों गांववासियों के बीच जब ये यज्ञ हो रहा था, जब प्रार्थना हो रही थी, नमाज हो रही थी, तो उसमें से एक बच्चा जो है वो एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा एक छाते के साथ वहां पर आता है। तो बाकी सब लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं कि बेटा कहां पर बारिश है, 2-3 साल हो गए और तू इस पूरी जमात के अंदर इन श्रद्धालुओं के बीच तू छतरी किस लिए लेके आया है, दूर दूर तक बारिश नहीं है। तो उस प्यारे बच्चे ने जवाब दिया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करना। उस बच्चे ने क्या कहा कि आप सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मेरा रब जो है आज बारिश करेगा। ये जो विश्वास है ये आपके अंदर होना चाहिए। और कब तक होना चाहिए? जब तक आप सफल ना हो जाएं। इसलिए यहां पर विश्वास किस पर? अपने आप पर। विश्वास किस पर? अपनों पर। और विश्वास किस पर? परमात्मा पर। अगर ये तीनों विश्वास आपके बने रहे तो निश्चित रूप से आप जो है आरएस एग्जाम को निकाल सकते हो, सकोगे। और ध्यान रखना, जिसने ये त्याग, ध्यान और विश्वास को धारण कर लिया, दुनिया की कोई ताकत उस विद्यार्थी को रोक नहीं सकती है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, तैयारी के समय किससे बचना चाहिए ये मैंने आपको पहले कहा। अभी जो मैंने त्याग ध्यान की बात कही उसमें मैंने कहा कि आपको नकारात्मक लोगों से बचना चाहिए, आपको किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए, और साथ ही साथ अनावश्यक सोशल मीडिया के प्रयोग से आपको बचना चाहिए, और अनावश्यक सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रमों से आपको बचना चाहिए। सर इससे क्या होगा? अभी आप देखिए, दीपावली के रंगारंग त्योहार के साथ ही राजस्थान के हर हलके में शादी ब्याह का एक जबरदस्त मेला टाइप आयोजित हो रहा है। कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जो अपने आप को इन संस्कारों से, इन विवाहों से दूर रखेंगे, क्योंकि उसका दूर रहना जरूरी है। आपके बिना वो शादी हो सकती है, आपकी जगह आपके घर वाले उस शादी को अटेंड कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस समय आपका फोकस जो है वो केवल और केवल आपके आरएस एग्जाम पर होना चाहिए, क्योंकि समय बहुत ही कम इसके अंदर है। अब आरएस एग्जाम जो है उसमें आरएस प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उस एग्जाम का नाम जो है, उस पेपर का नाम सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है। यहां पर आप देखोगे सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान आपका है, तो जाहिर सी बात है आपको विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आरपीएससी, यूपीएससी ये आशा करती है कि हमारे गांव ढाणी का बच्चा भी निकलना चाहिए, क्योंकि एग्जाम जो है वो विशेष नहीं है, वो एग्जाम जो है वो सामान्य है। इसलिए आपका पेपर का नाम ही जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है। बहुत सारे विद्यार्थी जो पहली बार इस एग्जाम को दे रहे हैं
वो आप लोग ध्यान रखना। आपके प्रीलिम्स एग्जाम का नाम जो है जीके एंड जीएस है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान है। उस सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान में आरएस 2012 के बाद लगातार जो है आपकी आरएस प्रीलिम्स में केवल एक ही पेपर होता है, उसमें प्रश्नों की संख्या 150 है और 200 अंक का एक पेपर होता है। अगर आप प्रत्येक प्रश्न सही करते हो तो 1.33 अंक आपको मिलते हैं, और यदि आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो आपका जो प्रश्न है उसमें 1/3 आपके नंबर, उसके जितने अंक है उसके कट जाते हैं। इसी प्रकार से आप देखोगे आरएस प्री बहुत है आसान। कैसे आसान है, ये पिछले 4 साल की कट ऑफ के आधार पर आपको बताया जा सकता है। आप देख सकते हो आरएस 2013 में जिस बच्चे के नंबर 200 में से 60.48 थे, मतलब मात्र आप देख सकते हो 30.24% पर वो बच्चा प्री पास कर जाता है। मतलब आप 30.24 कितने मानते हो? एक प्रश्न जो है आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है? एक क्वेश्चन आपका 1.33 मार्क्स का है। और इस कड़ी में यदि आपको आरएस प्री 2013 आपने दिया तो 200 में मात्र 60.48 नंबर लाने थे। इसका मतलब वो विद्यार्थी जिनके कोई 3 टॉपिक भी बेहतरीन हुए हों, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर बेहतरीन है तो भी उसने प्री पास कर ली होगी। यहां तक कि मैं ये भी कह सकता हूं किसी विद्यार्थी की मैथ्स, रीजनिंग और साइंस बहुत अच्छी रही हो तो उसने भी पास कर दिया होगा। यहां तक मैं कह सकता हूं किसी विद्यार्थी ने इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छे से तैयार किया हो और हिस्ट्री तैयार कर ली हो तो वो भी उस एग्जाम में निकल गया होगा। लेकिन देखिए आप 2016 तक पहुंचते पहुंचते ये कट ऑफ जो है ये 78.54 हो गई। मतलब यहां से यहां पर बढ़ोतरी हुई है, अर्थात पहले 30.24% पे कट ऑफ गई, उसके बाद नेक्स्ट जो आप देख 2016 वाली जो गई है उसमें 39.27% पे गई है। आरएस 2018 में आप देखोगे तो ये कट ऑफ गई है 76.60, अर्थात 38% पर आपकी कट ऑफ गई है। आरएस 2021 में 84.72 मतलब 42% पे गई है। और 2023 पहली बार आरएस के इतिहास में प्रीलिम्स के एग्जाम में ध्यान रखना 100.69 मतलब 50% प्लस 34 मतलब 50.34% कट ऑफ गई है। और मैं यहां पर कहना चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों कि कोरोना के बाद स्पेशली हमारे विद्यार्थियों को ऑफलाइन के साथ साथ घर बैठे जो ऑनलाइन सामग्री मिल रही है, यूट्यूब के माध्यम से जो उसको सामग्री मिल रही है, टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से जो सामग्री मिल रही है और उसको ऑथेंटिक जो एजुकेशन मिल रही है, उसी का परिणाम है कि अब जो है उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत जो है वो यहां पर नहीं आ रही है और कट ऑफ जो है लगातार बढ़ रही है और उसके आगे बढ़ने की ही संभावना है। इसी प्रकार से आप देखोगे विगत 4 आरएस परीक्षाओं का विवरण मैं चाहूंगा कि आदरणीय करण सर जो है वो आए और बताएं कि सर किस एग्जाम में कितने फॉर्म भरे गए और कितनी वैकेंसी थी और साथ ही साथ कौन कौन सी पोस्टें होती। तो आप लोग जो है एक बार अपने सुंदर शब्दों में करण सर का वेलकम करके स्वागत कीजिए, तो मुझे लगेगा हाँ कि मेरे विद्यार्थी जो है वाकई आज ऐसा वेबिनार है जिसमें हमारे विद्यार्थी बहुत उत्सुक है चीजों को सुनने के लिए। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप जो है वेलकम लिख करके आदरणीय करण सर का स्वागत करें, उनकी बात को ध्यान से सुने। उसके बाद फिर मैं आपके मध्य आऊंगा ताकि आपको आज के इस वेबिनार के माध्यम से एक सही दिशा जो है वो दी जा सके। और ध्यान रखना मेरी बातों को बार बार सुनना ताकि आप जो है बेहतर तरीके से कर सकें। यस सर, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सभी, धन्यवाद सबका। ये जो बताया जा रहा है ट्रेंड, इसका बताया जा रहा है पिछले 4 साल के अंदर पिछली जो 4 वैकेंसीज थी पुरानी वाली, इन वैकेंसी के अंदर कितने फॉर्म भरे गए तथा कितने लोग उस फॉर्म भरने के बाद एग्जाम में अपीयर हुए, फिर उनकी क्या प्री में कट ऑफ रही, मेंस में उनकी क्या कट ऑफ रही, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, क्या वैकेंसीज के बेस पे क्या मेरिट धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, इसका क्या कारण है, ये हम कुछ आने वाले समय के अंदर ये चर्चा करेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड क्या रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2016 की वैकेंसी यानी कि ये जो नया वाला पैटर्न हो गया था उसके बाद की वैकेंसी से बात हो रही है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 2016 की वैकेंसी में जो टोटल फॉर्म भरे गए थे करीब 4 लाख फॉर्म भरे गए थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स
अप्लाई किए गए थे वो 4 लाख फॉर्म अप्लाई किए गए थे, ठीक है। और जो परीक्षा के अंदर परीक्षार्थी अपियर हुए थे उनमें से मात्र 3 लाख अपियर हुए थे, यानी कि करीब 1 लाख अभ्यर्थी एग्जाम में अपियर ही नहीं हुए, ठीक है। तो करीब 25% विद्यार्थी अपियर ही नहीं हुए। दूसरा, इसकी जो प्री ऑफ की कट ऑफ थी, यानी कि जो 2016 के प्री की कट ऑफ थी वह 78.54 यानी 78 मार्क्स रही थी, ठीक है। उसके बाद जो मुख्य परीक्षा के जो उत्तीर्ण किए गए थे वो पोस्ट थी 725 और उसके 15 गुना पास किए गए थे, मेंस के लिए क्वालिफाई किए गए थे, यानी कि जो लोग मेंस में अपियर हुए थे और मेंस उन्होंने लिखा था, ठीक है, उनकी संख्या थी लगभग 11,000 के आसपास, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिर मेंस की जो कट ऑफ रही थी, जो मेंस के 4 पेपर होते हैं, ठीक है, और पेपर 200 नंबर का होता है और 800 नंबर टोटल मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, उसमें से जो मिनिमम कट ऑफ रही थी जो उसकी रही थी 327 नंबर, ठीक है। तो ये आपके 2016 का जो ट्रेंड था, 2016 का जो पैटर्न था वो यह था, ठीक है। फिर आता है 2018 की वैकेंसी। 2018 की वैकेंसी के अंदर जो आवेदन किए गए थे फॉर्म, उनकी संख्या थी करीब 4,97,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। अब कितने लोग उस एग्जाम में अपियर हुए, तो यदि उन आंकड़ों पे एक दृष्टि डाली जाए तो देखते हैं कि करीब 3,77,000 लोगों ने एग्जाम के अंदर अपियर हुए, यानी कि लगभग 1 लाख लोग अपियर नहीं हुए, ठीक है। तो यह बताता है कि हमें फॉर्म कितने भरे गए उससे हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले क्लियर है, फॉर्म कितने भी भर दे वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर 2018 के अंदर जो एग्जाम की कट ऑफ रही वह 76 नंबर रही, ठीक है। तो ये प्री के अंदर इतनी कट ऑफ रही थी। और मेंस में एग्जाम के अंदर कितने अभ्यर्थियों को पास किया गया? 15,000 अभ्यर्थियों को पास किया गया था। 2018 की वैकेंसी में जिन लोगों ने मेंस लिखा था उनकी संख्या 15,000 थी, ठीक है। और जो मेंस का कट ऑफ रहा वह रहा 344 नंबर। उस साल 2018 के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी? नंबर ऑफ वैकेंसी थी 980 पद, 980 पद थे, यानी कि वैकेंसी की संख्या पिछले बार के मुकाबले ज्यादा थी। हाँ, करण सर ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई। उसी बीच में एक सूचना आपको देना चाहूंगा कि इस वेबिनार में अंत में, मतलब मैं आपको जैसे ही मेरा पार्ट खत्म होगा उसके बाद में आपके प्रश्नों को निश्चित रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। आप अपने प्रश्नों को तैयार रखें, हमारी टीम जो है उन प्रश्नों की छंटनी करेगी और जो आपके आरएस एग्जाम से रिलेटेड जो प्रश्न है उनको पूछा जाएगा। वो 20 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ताकि जैसे किशन सिंह कुछ पूछना चाह रहा है या शिवचरण कुछ पूछना चाह रहा है तो उन तमाम प्रश्नों का बहुत बेहतर तरीके से जवाब दिया जाएगा। यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट जो वैकेंसी थी वो 2021 की वैकेंसी थी। नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरे थे उनकी संख्या में आप देखिए एकदम उछाल आया है, ठीक है। आंकड़ा 5 लाख को क्रॉस कर गया है। आप देखेंगे कि 6,50,000 करीब 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन अपियर कितने हुए? मात्र 3,20,000, यानी कि लगभग 50% लोग अपियर हुए। यानी कि हमें वापस यही कहना है मेरा कि आपको जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं उसकी संख्या के ऊपर नहीं जाना है, उससे चिंतित होना नहीं है, ठीक है। आपको आपकी तैयारी लगातार करती रहना है। फिर इसके अंदर रहते हैं कि 2021 के अंदर प्री की जो मेरिट रही वह करीब 84 नंबर रही, 84.72, ठीक है। तो मेरिट धीरे धीरे उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। आपने पिछली 2 वैकेंसी वाला देखा, उसमें बढ़ रही है। फिर ये तीसरी वाली वैकेंसी 2021 की वैकेंसी, इसमें भी मेरिट बढ़ रही है, ठीक है। और फिर मेंस के एग्जाम के अंदर कितने लोगों को क्वालिफाई किया गया? लगभग 20,000 लोगों को अप्लाई मतलब क्वालिफाई किया गया, मेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल माना गया, ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 988 पद थे, लगभग 1,000 के आसपास, ठीक है। 988 पद थे और 20,000 लोगों ने मेंस राइट डाउन किया था, ठीक है। फिर अगर मेंस की कट ऑफ की बात करें तो 314 नंबर रही। मेंस की कट ऑफ 314 नंबर रही, यानी कि मेंस की कट ऑफ पहले बार के मुकाबले थोड़ी सी कम रही, ठीक है। लेकिन प्री की मेरिट लगातार बढ़ रही है। फिर बात कर रहे हैं 2023 की वैकेंसी, यानी कि जो लास्ट वैकेंसी जस्ट, ठीक है, उसमें भी नंबर ऑफ फॉर्म भरे गए थे वो करीब 6,70,000 लोगों ने फॉर्म भरे थे। 6,70,000 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था 2023 की वैकेंसी के लिए, ठीक है। लेकिन इसके अंतर्गत बैठे कितने? 4,60,000, लेकिन आंकड़ा फिर भी कम ही रहा। जितने फॉर्म भरे उतने लोग अपियर नहीं हुए, ठीक है। फिर आप देखिए प्री की मेरिट, यहां एक ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही चिंतित बात है। 100 से आंकड़ा क्रॉस कर गया,
यानी आरएस की मेरिट पहली बार 50% से ऊपर गई है। ठीक है, ये चीज आपको माइंड में रखनी है, यानी कि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ा है और टफ हुआ है। ठीक है, एक फिर इसमें रहते हैं कि इसमें मेंस के लिए कितने लोगों को एलिजिबल माना गया। 19,400 लोगों को मेंस के लिए एलिजिबल माना गया। उन लोगों ने मेंस के एग्जाम लिखे। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज वही लगभग 800 के आसपास, यानी कि 972 पद थे। ठीक है, तो वैकेंसी लगभग वही 980, 972, 988 इसके आसपास रहे, लेकिन मेरिट बढ़ी है, यह एक सोचने वाली बात है। ठीक है, क्यों बढ़ी? क्योंकि धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है, लोगों के रिसोर्सेज बढ़े हैं, लोग बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो रहे हैं। और एक देखिए होगा, आपने देखा होगा कि प्री की मेरिट विशेष तौर से बढ़ी है। इसका यह कारण हो रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो दूसरे एग्जाम के लिए है, जो वनडे खेल रहे हैं, यानी कि जो एक दिवसीय एग्जाम दे रहे हैं उनका रुझान धीरे धीरे आरएस की तरफ हुआ है। तो वो नेचुरली है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है, तो वो आरएस को मतलब प्री की मेरिट को एक और उछाल ला रहे हैं। ठीक है, लेकिन वापस वही मेंस में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो टेस्ट मैच नहीं खेल पा रहे। ठीक है, टेस्ट मैच के लिए आपको लगातार उनको 4 एग्जाम में टिके हुए रहना चाहिए, और एक सिलेबस ज्यादा है। प्री में तो फिर भी वो वन लाइनर करके कर सकते हैं, लेकिन मेंस में नहीं हो रहा, तो मेंस की मेरिट धीरे कम रह रही है। ठीक है, तो ये चीज हमको देखनी है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो ये एग्जाम है। अगर आपने विज्ञप्ति देखी होगी, एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि ये एग्जाम है, उसका नाम है राजस्थान स्टेट एंड सबऑर्डिनेट एग्जाम। ठीक है, ये देखा है। इसके अंतर्गत ये है कि ये एग्जाम है, इसके अंतर्गत अलग अलग सर्विसेज होती है, जिनका निर्धारण जो आपको एलोकेट की जाती है वह आपकी रैंकिंग के आधार पर की जाती है। प्री आपका क्वालिफाई है, यह प्री यह सुनिश्चित करता है कि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो, आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन प्री में अच्छे नंबर आने हैं इतना ये नहीं सुनिश्चित करता है कि आपको कौन सी सर्विस मिलेगी। इसके लिए आपको लेवल 2 और लेवल 3, यानी कि सेकंड लेवल है वो आपका मेंस का है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट थर्ड लेवल है वो आपका इंटरव्यू है। सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के दोनों के मार्क्स टोटल होकर के फिर आपकी कंबाइंड मेरिट बनती है, और मेरिट में आप जहां स्टैंड करते हो, फिर आप कौन सी चॉइस देते हो, उन दोनों का एक कॉम्बिनेशन कर करके आपको सर्विसेज एलोकेट होती है। जो यहां पे जो ये डिस्प्ले दिखाया जा रहा है, इसके अंतर्गत करीब 17 प्रकार की सर्विसेज लिखी हुई है, और ये सारी स्टेट सर्विसेज है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस डालता हूं कि कौन सी सर्विस क्या है, क्या इनका फायदा है, कौन सी सर्विस के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन सी फील्ड की जॉब है, कौन सी आपकी टेबल जॉब है, किसमें क्या प्रमोशन के स्कोप है, क्या सैलरी का स्कोप है। ये थोड़ा सा मैं आपको एक बार देख लेता हूं, क्योंकि ये चीजें भी कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट ही करेगी। ठीक है, और एटलीस्ट आप एग्जाम देने जा रहे हो आरएस का एग्जाम, तो कम से कम कोई आपसे ये पूछ लिए ये क्या चीज होती है, कौन सी वैकेंसी का नाम क्या है, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। जनरली हम इसको एक सिर्फ कह देते हैं आरएस की वैकेंसी, तो इतने से काम नहीं चलता। एटलीस्ट आप जिस एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हो, बट एटलीस्ट आपको उस चीज का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो यहां पे ये वेतनमान वगैरह लिखे हुए हैं, और यहां पे ये सर्विसेज का नाम लिखा हुआ है। तो फर्स्ट नंबर पे जो लिखी हुई है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, यानी आरएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। यह एक ऐसी सर्विस है जो कि डाइवर्सिटी है, फुल डाइवर्सिटी है, बहुत ही ज्यादा इसका वाइड स्कोप है। ठीक है, नंबर 1, और नो डाउट ये प्रीमियर सर्विस है, सबसे बेस्ट सर्विस है। ठीक है, नंबर 1 पे। उसके बाद आता है राजस्थान पुलिस सेवा। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपको यूनिफॉर्म मिलती है, बेल्ट वाली जॉब होती है, आपकी स्टार वाली जॉब होती है। तो ये चीज अपने आप में अलग चीज है। जो लोग ये चाहते हैं हाँ लॉ एंड ऑर्डर में रहें, हम यूनिफॉर्म हम पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये जॉब बेस्ट है। ठीक है, ये चीज है। दोनों के अंतर्गत ये है, इसके अंतर्गत आपका प्रमोशन है, आरएस का प्रमोशन है। आप आरएस के प्रमोशन के बाद करीब 18 से 20 साल की सर्विस होने के बाद आप आईएएस में पदोन्नत हो जाते हैं। ठीक है, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अच्छा रोल है। आप कलेक्टर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और उससे भी आगे जा सकते हैं। कम एज में बनते हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बनते हैं, तो आपके पास नौकरी के करीब 35-40 साल मतलब होते हैं, 30 से 35 साल होते हैं। तो 30 से 35 साल में आप काफी अच्छे प्रमोट होकर के बहुत ही हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी आपके बताया था मैंने आपको राजस्थान पुलिस सेवा। पुलिस सेवा के अंतर्गत होता है आपको डीएसपी से आपकी शुरुआत होती है, तो आप लास्ट तक जब जाते हैं तो आप आईपीएस बनते हैं, और आईपीएस में भी आप काफी अच्छे तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, डीआईजी आईजी तक पहुंचते हैं। ये आपकी सर्विस की लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, नो डाउट ये बहुत अच्छी नौब में माना जाती है, और दोनों ही फील्ड की जॉब है। आरएस की जॉब है, आपको फील्ड की जॉब है, और डाइवर्सिटी है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। आपका हर डिपार्टमेंट के अंदर इसकी पोस्ट होती है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना, और आपको वैरायटी ऑफ वर्क्स मिलता है देखने को। दूसरा है पुलिस का है, आपका फील्ड एक होगा, लॉ एंड ऑर्डर का होगा, लेकिन अपने आप में काफी चैलेंजिंग जॉब है, और आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो, आप ये दिखा सकते हो कि हाँ जो मैं चेंजेस बाहर बैठ करके एक्सपेक्ट करा था, हाँ ऐसा चेंज होना चाहिए, वो सारे चेंजेस आप खुद इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आप ला सकते हैं।
ठीक है, ये चीज आप देखो। दूसरा ये आता है कि थर्ड नंबर की पोस्ट आती है लेखा सेवा, राजस्थान अकाउंट सर्विस, यानी कि फाइनेंस से रिलेटेड होता है। जो ये फाइनेंस की पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उनसे रिलेटेड है। ये नॉन फील्ड पोस्ट है, लेकिन अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ठीक है, फिर आपके आती है राजस्थान कोऑपरेटिव सर्विसेज। फिर आती है कोऑपरेटिव सर्विस, यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है राजस्थान के अंतर्गत। रूरल लोगों से जान पहचान, लोगों का जो भी वर्क करना है वो भी एक इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंतर्गत। आपको एक फील्ड वाली जॉब है, ये फील्ड वाली जॉब है। ठीक है, तो जो फील्ड के लिए लगता है कि हाँ फील्ड की जॉब बहुत अच्छी होती है, उनके लिए बहुत अच्छा एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, और प्रमोशन के भी अच्छे चांस है। प्रमोशन के तो ऑलमोस्ट अब के टाइम में ये है, प्रमोशन के अंदर करीब करीब सारी सर्विसेज के अंदर बहुत अच्छे चैनल्स खोल लिए हैं, और आप अगर कम समय में मतलब फटाफट फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट के अंदर आप बनते हो तो आप नो डाउट आपकी लेंथ ऑफ सर्विस बहुत अच्छी होगी और आप हायर रैंक तक पहुंचेंगे। ठीक है, फिर आपके अंतर्गत और सर्विसेज आती है नियोजन कार्यालय सेवा, कारागार सेवा, उद्योग सेवा, राज्य बीमा सेवा, वाणिज्य कर सेवा, खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा, पर्यटन सेवा, परिवहन सेवा। फिर आता है आईसीडीएस, महिला एवं बाल विकास सेवा, ये वाली भी फील्ड की जॉब है। देवस्थान विभाग है, ग्रामीण विकास राज्य सेवा, रूरल डेवलपमेंट यानी कि पंचायती राज, गांवों के अंदर जो आप देखते हैं बीडीओ वगैरह, ये नौकरी है, फील्ड की नौकरी है, बहुत ही अच्छी जॉब है। आपको इतने लोगों से काम पड़ता है, आप इतने लोगों को आप भला कर सकते हो, मतलब आप चाहो जो कर सकते हो गांव के अंदर, इतने भलाई का काम कर सकते हो और एक बहुत ही अच्छी मतलब दुआएं ले सकते हो आप। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से आप काम करते हो। फिर आता है महिला विकास सेवा, श्रम कल्याण सेवा। तो ये सारी नो डाउट अपने आप में अलग ही सर्विस है, हर सर्विस का अपना अलग एक मजा है। ठीक है, मैं इसमें अपने जैसे मान लीजिए ग्रेड पे दे रखा है, तो करीब लगभग इसमें करीब 7-8 सर्विसेज है जिनका 5400 का ग्रेड पे है, कुछ 4800 का ग्रेड पे है, लेकिन नो डाउट सैलरी सारे में ही बहुत अच्छी है, प्रमोशन के चैनल्स बहुत अच्छे हैं। बस ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, अगर आप पहले सेलेक्ट होते हो, कम समय में सेलेक्ट होते हो, तो आप जल्दी सेलेक्ट होते हो तो आपके लिए लेंथ ऑफ सर्विस ज्यादा अच्छी होगी और आप काफी हायर रैंक पे पहुंचोगे। इसलिए ध्यान रखना, पहला अटेम्प्ट बेस्ट अटेम्प्ट। काफी बार आपने, मैं कमेंट्स वगैरह देख रहा हूं तो उसमें कह रहे सर मेरा तो पहला ही अटेम्प्ट है। ठीक है, पहला अटेम्प्ट ट्रायल बेस है, ट्रायल बेस पे नहीं है। आप पहला अटेम्प्ट देते हो और अगर उसमें सीरियसली नहीं देते हो और अगर आप बाहर हो जाते हो किसी भी केस में और किसी भी स्टेज पे, ऐसा नहीं प्री पे होते हो, प्री तो मैंने क्वालिफाई कर लिया, मेंस तक पहुंच गया, नहीं, प्री मेंस इंटरव्यू आप फाइनल करते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप अपने साथ वाले जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाते हैं आपके साथ, आप उनसे 5 साल जूनियर हो जाते हो। और ये 5 साल जो जूनियर होते हो, ये कंपनसेट आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते हो। और एक ही लिखा है आरटीएस भी अधीनस्थ सेवाओं में आता है और ये डायरेक्ट प्रशासन से है। ठीक है, इसके अंदर करीब 7-8 साल के बाद में आपका एसडीएम में प्रमोशन हो जाता है, नो डाउट आरएस के अंदर प्रमोशन हो जाता है। तो फील्ड की आपकी जॉब बहुत अच्छी जॉब है, ग्रास रूट लेवल है, मजिस्ट्रेट वाली जॉब है, मतलब आपको आरटीएस को सेकंड ग्रेड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में काफी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी में भी देख लो, फील्ड वालों के लिए ऑप्शन है, नॉन फील्ड के लायक करते हैं तो नॉन फील्ड के लिए ऑप्शन है। ठीक है, तो अपने आप में सारी ही अच्छी जॉब्स है और प्रमोशन के चैनल वगैरह है, बट अपने को ध्यान रखना है अटेम्प्ट मिस नहीं करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में करोगे तो बहुत ही अच्छा है, इनकेस कोई भी मान लो छोटी सी कमी रह जाए तो चलो सेकंड तो एनी हाउ करना ही है, ये नहीं है कि हमको कोई बहुत बड़ा लंबी योजनाएं बनानी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर हम बात करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के अंदर विषय प्रवृत्ति विशेषण, ठीक है, क्या विश्लेषण है। एक चीज मैं बताता हूं कि जो कहते हैं, मुझे कभी कभी कहते हैं कि कोई अप्रोच क्या है, तो मैं सिंपली सर से एक बार सर से बताया था, जैसे सर ने आपको काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर मारवाड़ी में कहे तो कहे लारे देख और आगे हाल, लारे देख और आगे हाल, आप समझ गए होंगे मेरी बात। पीछे देख और आगे चल, तो क्या सर पीछे देख आगे चलूंगा तो मतलब लग जाएगी, गिर जाऊंगा नीचे ना। पीछे देखने का मतलब होता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनको देखो और आगे बढ़ो। यानी कि आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट तो वही है, जनरल स्टडीज वाला सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा उसका फील्ड है, उस फील्ड में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, मैं कहां अपनी एनर्जी लगाऊं। ऐसा नहीं है मैं मान ले कोई चीज मान ले वो आ ही नहीं रही और मैं उसके अंदर मान ले बहुत ज्यादा डीप में चला जाऊं, तो क्या मतलब है मेरी मेहनत का। हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो पीछे देख और आगे चल, यानी कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनके ट्रेंड का एनालिसिस कर और उसको फिर आप आगे बढ़, और उन सब्जेक्ट पे जो सब्जेक्ट पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कर और ज्यादा से ज्यादा उसको पढ़। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो। यदि बात की जाए, सबसे पहले लिखा हुआ है राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, राजस्थान आर्ट हिस्ट्री एंड कल्चर। आरएस का एग्जाम है,
राजस्थान का टॉप प्रीमियर एग्जाम है, सबसे बेस्ट सर्विस है, तो राजस्थान का एग्जाम है, तो राजस्थान के लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ के अगर सर्विस करते हो, आप यहाँ लगते हो, तो राजस्थान का कल्चर आपको पता होना चाहिए, राजस्थान की हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, ठीक है, राजस्थान की आर्ट आपको पता होनी चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इससे ज्यादा आते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। करीब 18 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, पिछले बार 2023 के एग्जाम में 18 से 20 क्वेश्चन आए थे, तो 18 से 20 क्वेश्चन काफी वेटेज रखते हैं, आपके सिलेक्शन में बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और मैं ये मानता हूं कि हिस्ट्री और कल्चर एक बोरिंग तो नहीं होंगे आप, कम से कम इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नई नई चीजें, जैसे आप आभूषण देखते हो, लोक देवी देवताओं को पढ़ते हो, राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ते हो, राजस्थान के किले वगैरह पढ़ते हो, दुर्ग पढ़ते हो, तो ये चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि एक नई चीज है, और जो राजस्थान वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही नई नहीं है, वो सारी चीजें तो अपन देखते हैं, जो आसपास देखते हैं वही तो चीज है, और क्या चीज है। तो हमारा ये मेन एक कोर चीज है, इस चीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अगर इसको नेग्लेक्ट किया तो आप कहीं ना कहीं पीछे रहोगे, ठीक है। सेकंड आपके आता है भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड लगभग 9 के आसपास क्वेश्चन रहते हैं, पिछले 2 वैकेंसी में 8-9 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मान ले फ्रीडम स्ट्रगल है, मोमेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर के जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और कभी कभार मान ले एंशिएंट और मिडाइवल से भी कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर से रिलेटेड है, तो वो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपके आता है विश्व एवं भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत ये आते हैं करीब 10 क्वेश्चन वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी से, और 11 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से। टोटल क्वेश्चन आपके मान ले 20-21 क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपकी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है या बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, इजीली अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हो तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो मतलब कम मेहनत में आप यहां ज्यादा सफलता ले सकते हैं। फिर आता है भारत की अर्थव्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इसके अंतर्गत लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये भी आपको पॉलिटी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संविधान के दायरे में रहकर के ही एक प्रशासनिक अधिकारी कार्य करता है, तो संविधान की तो जानकारी होनी ही चाहिए, ठीक है, क्या सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, सिनेरियो क्या है, वो हमें को पता होना चाहिए। फिर आता है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ये एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पिछले कुछ सालों में उभर करके सामने आया, यानी कि अब जो आरएस का पेपर बनता है, आरपीएससी जो पेपर बनाती है, उसमें राजस्थान पॉलिटी के बारे में बहुत ज्यादा फोकस करती है, बहुत क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो एक अपने आप में अलग पैटर्न है, यानी कि इजीली आप इसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, तो इस पे भी अपने को ध्यान रखना है। इसमें ये पूछते हैं, जनरली क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि कौन सा इस पद पे था, तो वो मान ले उस पद पे रहा हुआ है या नहीं रहा हुआ है, तो इसके लिए आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो इस चीज को भी आपको फोकस करना है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर आता है इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत लगभग वही 7-8 क्वेश्चन, 10 के करीब क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा नामक एक गवर्नमेंट की किताब होती है, बजट से पास पेश होती है, तो उसको आप ध्यान रखना है, उसमें से सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स के जो भी पॉलिसीज, प्लानिंग से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो इकोनॉमिक रिव्यू से आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, और पिछले कुछ सालों में इसका प्रचलन बढ़ा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहां से डायरेक्ट पूछे गए हैं, इवन आपको लैंग्वेज में भी चेंज नहीं मिलेगा, आपको वो की वही शब्द मिलेगा। तो क्यों ना हमको फोकस उन चीजों पर करना है जहां चीज पे हम कम मेहनत करें और परिणाम ज्यादा मिले, तो हमारी एटलीस्ट सफलता सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि प्री को हमको क्वालिफाई टच करना है, ठीक है, क्वालिफाई से इतना टच करना है कि 2 फरवरी को जब एग्जाम हो, तो आप जब शाम को आए, वापस एग्जाम देकर घर पे आए, तो एटलीस्ट आपको यह सुनिश्चित हो जाए कि मेंस तो मैं लिखूंगा, आपको 20 दिन बाद प्री के रिजल्ट आने का वेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आता है साइंस और टेक, साइंस और टेक्नोलॉजी के 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके अंतर्गत आप उसको मना नहीं कर सकते। साइंस 20 है, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं, और ये भी साइंस टेक, कोर साइंस नहीं आएगी, बहुत ज्यादा साइंस की नहीं आएगी, ऐसा नहीं है कि वो साइंस का स्टूडेंट ही कर सकता है, आर्ट्स वाला तो बिल्कुल नहीं कर सकता। साइंस, जो साइंस जनरल हम देखते हैं, ठीक है, वो वाली साइंस आएगी। तो साइंस के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कुछ 2-4-5 जो टॉपिक है, 2-4 सब्जेक्ट्स है, उनके बेस पे आप प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, और इजीली साइंस हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जो साइंस टेक्नोलॉजी है, आप ध्यान रखते हो, रिसेंट टेक्नोलॉजी है। एक आता है गणित एवं रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग के करीब 20 क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के, ठीक है। तो मैथ्स और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के अंदर मैथ्स को फिर भी आप मान ले आर्ट्स का स्टूडेंट है तो मैथ्स हो सकता है उसके लिए टफ हो, लेकिन रीजनिंग ऐसी है कि इजीली 7-8 कंसेप्ट है, अगर आप उसको ढंग से कर ले होते हो तो हो जाता है। जनरली आप प्रीवियस ईयर के पेपर ही देख लेते हो
और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको फायदा करते हैं सिलेक्शन में, आपको बोनस मार्क्स देते हैं, एड ऑन देते हैं। और जिसके ऑलरेडी साइंस बैकग्राउंड का है तो उसके लिए तो कोई बड़ी बात है ही नहीं है। ये एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होती है तो आप गो थ्रू कर जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना। एक समसामयिक करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में लगभग 24 क्वेश्चन आते हैं, 24-25 क्वेश्चन आते हैं। अब करंट के अंदर जो 24-25 क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट ये है 24-25 क्वेश्चंस कि आप जो देखते हो वो की वही चीज है, करीब लगभग आपको अगर देखा जाए करंट कब तक का, क्योंकि काफी ऐसे लोगों को ये होता है कि सर हम कब तक पढ़ें, कितना करंट पढ़ें, कितने पुराना करंट पढ़ें, तो एटलीस्ट आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स तो टू द पॉइंट याद करना ही है। और अगर टाइम मिले थोड़ा आपको हो और अगर आप तैयारी आपने कंटिन्यू कर रखी है तो साल भर तक का, ठीक है। 6 महीने का तो आपको बहुत अच्छा डीप एनालिसिस करना है, लेकिन अगर 6 महीने उससे पहले का और हो तो करीब साल भर का हो। आपके करंट के सवाल 24 में से मैं मानता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं 20-22 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, बस वो कंसेप्ट आपको देखना है जो आपके करंट के आता है, उसके साथ उसके बैकग्राउंड वाले को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कौन कौन से प्राइज है, कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन सा सम्मेलन हुआ है, कौन से स्पोर्ट्स के इवेंट हुए हैं, किस प्लेयर को कौन सा मेडल मिला है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो टोटल ये आपके है 150 क्वेश्चन रहते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग है 1/3, तो आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखना है। कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उसका ध्यान रखना है। अगर मान ले कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो उसको साइंस वाले पे फोकस करना है, और साइंस का है तो साइंस को तो कंटिन्यू रखना है, मैथ्स को कंटिन्यू रखना है, लेकिन हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो ऐसा नहीं है कि हम तो हमारी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ पे ही भरोसा करके बैठ जाए, नहीं, हमको स्ट्रेंथ तो कंटिन्यू रखनी है। उसके अंदर मान लो जो देखना है आपको प्रैक्टिस सेट देखते जाओ, लेकिन जो एरिया जहां अपना क्षेत्र नहीं है वहां पे भी आपको एनक्रोच तो करना ही है, वहां आपको एंट्री तो मारनी ही है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं है कि आप इसको छोड़ देंगे तो आप काम चल जाएगा। फिर ये आता है कि प्रश्न है कि सेफ स्कोर कितना, ये एक यक्ष प्रश्न है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये आता है कि कितना स्कोर कर लें, क्योंकि स्थिति ये है कि मजा तभी है प्री एग्जाम देकर के, आपको ये नहीं है कि शाम को प्री 2 फरवरी को आप प्री देकर के आ जाओ, ठीक है, हाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये वाली स्थिति, ढुलमुल वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। आपकी स्थिति ये होनी चाहिए कि 2 फरवरी को जब मैं एग्जाम देकर के आऊं तो शाम को मुझे अगर पेपर को वापस मैं चेक करता हूं तो मुझे लगना चाहिए हाँ प्री तो मेरा निकल ही जाएगा। तो अगर प्री का पिछले, अब कैसे आप इस चीज को गैस करेंगे, इस चीज को गैस इस तरह से कर सकते हैं कि एक एटलीस्ट सेफ स्कोर होना चाहिए। सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर्स में कितना रहा, करीब 100 के नंबर रहा, ठीक है, 100 को क्रॉस कर गया, तो इस बार कंपटीशन बढ़ा, ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना, क्योंकि हर साल कुछ न कुछ चीजें ऐड होनी चाहिए, तैयारी लोग हर बार बढ़ रही है। ठीक है, तो आप 100 का पिछली बार रहा था, 110 112 के आसपास का आप मानते हो तो इसको एक थोड़ा सा सेफ माना जा सकता है। ठीक है, तो आप इतनी तैयारी करो, 110 115 की तैयारी करो, अगर आपके हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप ऑलमोस्ट अपने आप को सेफ समझोगे। तो आपके जो 15-20 दिन का टाइम होता है, प्री का एग्जाम देकर के आते हो और प्री का रिजल्ट आता है, तब तक आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। एटलीस्ट आप बुक्स के बारे में जानकारी ले लिया करके आप स्टार्ट कर सकते हो, तो ये आपका एक बोनस रहता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आता है कि पाठ्यक्रम के मुख्य भाग जहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स के अंतर्गत बता दिया है। मेन चीज है, कुछ चीजें ऐसी है जिनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। नंबर 1 करंट अफेयर्स। ठीक है, अब करंट अफेयर्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कितने महीनों का पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, वो चीज आपको ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा आपको आ गया, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो तो भी ठीक है, साइंस के स्टूडेंट्स हो तो भी ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन रीजनिंग वाला पार्ट तो करो, मैथ्स वाला अगर हो सकता है आप नहीं कर सकते, चलो रीजनिंग वाला तो आपको अवॉइड तो करना ही नहीं है। ठीक है, बस ये है कि फटाफट के अंदर करना है। ठीक है, तीसरी चीज आती है इकोनॉमिक रिव्यू, इसको आप नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक आर्ट एंड कल्चर राजस्थान वाला, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर राजस्थान, और एक साइंस और टेक, ये वाले 5 क्वेश्चन है, इनको 5 जो कोर्स सब्जेक्ट है इनको आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी वाले एरिया के अंदर आपकी तैयारी ठीक ठाक हो तो भी चल जाता है, लेकिन इन 5 पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, और आपका जो वीक पोर्शन है उसको थोड़ा आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो मेरा मेनली चीज आपका यही फोकस है। अटेम्प्ट आपका जो फर्स्ट होता है वही आपका बेस्ट अटेम्प्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब मैं इस बार तो एग्जाम दे रहा हूं, देख रहा हूं, पेपर देखने के लिए दे रहा हूं, या पेपर तो फॉर्म तो मैंने भर दिया, लेकिन लास्ट टाइम मैं क्या नहीं मैं तो नेट का एग्जाम दूंगा, या मैं स्लेट कर लूंगा, या मैं नहीं यार कोई दूसरा एग्जाम आ गया वो एग्जाम दे दूंगा, तो वो कहीं नहीं है। आपने माइंड मेकअप किया है आरएस के एग्जाम के लिए तो आप इसी एग्जाम का दीजिए। और एक चीज ध्यान रखना, अगर सर ने ये बताया है आपको कि विश्वास,
विश्वास, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, विश्वास कहीं दूसरा कोई दिलाने वाला नहीं है, विश्वास आपको अपने पे विश्वास है, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखो। और मैं तो ये कहता हूं कि जो बनता है उसके कोई ऐसा नहीं होता है कि स्पेशली कोई 2 हाथ के साथ 4 हाथ और लगे हुए होते हैं या कोई विशेष तौर से सींग और पूंछ वगैरह लगे होते हैं, नहीं, वो हमारे जैसे ही होता है। बस वो होता है कि उसने टाइम को समझा है, उसने एक क्लियर कंसेप्ट उसका है कि मुझे बनना है। अगर विश्वास है और आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है और आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, और ठीक है, और एक चीज ये चीज है, तो इनको अगर आप करते हो तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली श्योर होगा। और सर ने एक चीज बताया कि सोशल मीडिया, मैं भी बताता हूं कि जैसे पहले मान ले मैंने जब एग्जाम के वगैरह तैयारी दी थी उस टाइम ऑर्कुट वगैरह था, तो मैंने जैसे ही एग्जाम के लिए तैयारी की तो मैंने इन सारे अपने अकाउंट्स वगैरह ब्लॉक कर दिया, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। होता कुछ नहीं था, वो एक काल्पनिक दुनिया होती थी, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, तो जो भी ये चीजें सोशल मीडिया वगैरह है जो कि आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है, अनावश्यक उल्टी सीधी न्यूज वगैरह आती है एग्जाम के बारे में, एग्जाम आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये सारी चीजें अवॉइड करो। आपकी तैयारी करनी है, आपको सिर्फ तैयारी पे ही फोकस करना है। ठीक है, और आपको स्टडी मटेरियल बिल्कुल सेलेक्ट करना है, लिमिटेड करना है। अब जो आज के टाइम देखा जाए मात्र 90 दिन का टाइम बचा है। ठीक है, 2-3 दिन आप अगर देख लो दीपावली वाला, उसके अलावा अगर देखा जाए तो 90 दिन आपके पास बचे हैं। प्री को एंश्योर करना आपको मतलब बहुत ही एक चैलेंजिंग है, लेकिन आप अगर सिस्टमेटिकली पढ़ते हो तो मैं कह रहा हूं डेफिनेटली आपका प्री निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई, जिसमें स्पेशली जो है वो जो ध्यान रखने वाली बात है कि पिछला ट्रेंड क्या रहा है, मतलब कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आपका ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है। इसी को हम रणनीति कहते हैं कि राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर से कितने क्वेश्चन आए, उसके बाद ज्योग्राफी से कितने आए, पॉलिटी से कितने हैं, और सबसे पहले सर ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं आपको कि आप जो है SPR के सूत्र को याद रखोगे। जो सूत्र क्या है, सिलेबस, सबसे पहले सिलेबस को देखना है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है, और देखने के बाद एक आपका शानदार मैटर आपके पास होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपना बेहतरीन रिवीजन कर सकें। तो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, और अभी मैं कुछ देर बाद में आप तमाम के, मैं और सर दोनों मिलकर के जो है आपके प्रश्नों को मिलेंगे। जैसे मैं कुछ प्रश्न पढ़ रहा हूं, कोई विद्यार्थी सोचा कि सर प्रश्न नहीं पढ़ रहे, मैं एक एक प्रश्न को पढ़ रहा हूं। जैसे एक विद्यार्थी हमारा है, विद्यार्थी हमारी भूमिका खंडेलवाल पूछती है कि सर क्या निर्मल बेज के नोट से हमारा काम हो जाएगा क्या, तो बिल्कुल इन तमाम प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। रिजवाना जुबैर खान पूछती है कि सर जो करण सर वो किस पोस्ट पर है सर, तो अभी करण सर आपको बताएंगे कि वो किस पोस्ट पर वर्तमान में है, और सर SI के नोट से काम चल जाएगा क्या सर। तो ये जो प्रश्न है इनका जवाब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक खुशखबरी सुनाना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी उत्कर्ष की फैकल्टीज से, उत्कर्ष के नवाचारों से जो प्रभावित है, और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि उत्कर्ष जो है वो सर्वश्रेष्ठ क्यों है, उत्कर्ष में हर साल इतने विद्यार्थी RS से क्यों निकलते हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है उत्कर्ष का 365 डिग्री का टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो बड़ी भूमिका अदा करता है। साथ ही साथ जो है यहाँ की एक्सपर्ट फैकल्टीज, साथ ही साथ बेहतरीन नोट्स, और सबसे बड़ी बात आपको 12 घंटे पहले आपका टाइम टेबल आपको मिल जाता है। और उससे पहले जैसे अभी हमने निर्मल बैच स्टार्ट किया, तो निर्मल बैच में पहले से बताया कि कौन सा टॉपिक कब चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, उसका टाइमिंग क्या होगा। 130 दिन का जो हमने निर्मल बैच शुरू किया है प्री का, उसकी पूरी टाइमिंग दे दी गई है। निर्मल फाउंडेशन बैच की पूरी टाइमिंग दे दी गई है। ये अपने आप में अनूठा और अनोखा है, और इन्हीं कारणों से हमारे पास आज वर्तमान में निर्मल बैच के माध्यम से RS का सबसे बड़ा ऑनलाइन हमारा बैच जो बना हुआ है, उसके पीछे कारण यही है कि वहां पर हूबहू वैसे ही पढ़ाया जाता है जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग ध्यान रखना, इस दिवाली पर ध्यान रखना, इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, क्योंकि उत्कर्ष एक साथ आपको 3 महत्वपूर्ण ऑफर दे रहा है उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका के साथ। अभी ये सेमिनार खत्म नहीं हो, ध्यान रखना, हम इसमें अभी आपके प्रश्नों को लेंगे और उन प्रश्नों का जवाब भी आपको यहां पर दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर जो है ये 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक यहां पर है। ध्यान रखना, 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक है, और उसमें क्या क्या डिस्काउंट है कि RS के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का अप टू 90% डिस्काउंट है। 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, और प्लस यदि आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स लेते हो तो उसमें रिकॉर्डेड कोर्स जो है आपको फ्री मिलेगा। इसलिए आप डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप को। अब इसके बाद आप लोग ध्यान रखना, वेबिनार में भाग लेने वाले
मतलब तमाम विद्यार्थी जो हमारे इस वेबिनार में भाग ले रहे हैं उनके लिए खास क्या है, आरएस उत्कर्ष समसामयिकी अक्टूबर 2024 की ई पत्रिका आपको दी जाएगी। ध्यान रखना, आपको जो है ई पत्रिका, इसमें आपको दो चीजें मिलेगी कि उत्कर्ष का मैटर को प्रेजेंट करने का तरीका क्या है और कौन कौन सी करंट न्यूज जो आपको पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखना, आरएस प्रीलिम्स निर्मल बैच, ये निर्मल बैच जो है ये अभी लेटेस्ट जो आरएस 2024 की वैकेंसी है उसको ध्यान में रखते हुए बैच शुरू किया गया है, जिसकी हमने डेट बताई है कि 2 फरवरी 2025 को आपका आरएस का प्री का एग्जाम होगा। उससे पहले 20 जनवरी तक आपका कोर्स पूरा फिनिश कर दिया जाएगा। उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट को टाइमिंग दे दिया गया है कि कौन सा पार्ट कितने घंटे का होगा। ध्यान रखना, ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसकी फीस जो है अभी इस दिवाली ऑफर में इसकी फीस मात्र 3,500 रुपए है, जबकि ओरिजिनल फीस जो है स्टैंडर्ड की वो 12,000 है, लेकिन अभी 3,500 मिल रही है। इसी का जो प्राइम फीचर है उसकी फीस है 6,500 रुपए। सर इसमें प्राइम में क्या आएगा सर, तो बताना चाहूंगा। जो प्राइम फीचर है, जैसे आप देखोगे जो हमारा स्टैंडर्ड फीचर है उसमें क्या क्या होगा, आपका लगभग 130 दिन का कोर्स होगा, 600 प्लस घंटे की क्लासेस होगी, लाइव और रिकॉर्डेड प्लस पार्ट होगा, पूरा समसामयिकी आपका कवर किया जाएगा। प्रत्येक सब्जेक्ट को उसका एक्सपर्ट आपको बहुत बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेगा। आपके टेस्ट होंगे जिसमें 21 टेस्ट का घोषणा की गई है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखना, आपका जो मासिक समसामयिक ई नोट्स है वो भी आपको यहाँ उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो यदि आप प्राइम फीचर लेते हो तो उस प्राइम फीचर में आप लोग ध्यान रखना, हमारी आरएस की प्री की जो टेस्ट सीरीज होगी वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। साथ ही साथ आरएस प्रीलिम्स की जो बुकलेट्स हैं जहां से आप डेली रिवीजन कर सकते हो, याद कर सकते हो, उसकी होम डिलीवरी जो है आपको कराई जाएगी। और प्राइम के जो बच्चे हैं उनका कहीं पर किसी प्रकार का डाउट हो तो उस डाउट को भी वहां पर क्लियर करा दिया जाएगा। इसी प्रकार आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 4.0, ध्यान रखना, ये फाउंडेशन बैच है जो 15 महीने का होगा, 1500 घंटे का होगा। सर ये लॉन्च कब हो रहा है सर, ध्यान रखना, निर्मल बैच 1, 2 और 3 की अपार सफलता के बाद आपका निर्मल बैच 4 स्टार्ट हो रहा है। इसकी स्टार्टिंग डेट जो है ये 25 नवंबर सुबह 7:30 बजे है, जिसमें स्टैंडर्ड वाला पार्ट जो उसकी फीस है मात्र 5,000 रुपए। ध्यान रखना, मात्र 5,000 रुपए में आपको 15 महीने 1500 घंटे की क्लास यहां पर दी जा रही है, जिसमें प्री और मेंस के हर एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से कवर किया जाएगा। यदि इसी का आप प्राइम फीचर लेते हो तो वो मिलेगा आपको 10,000 का। सर उस 10,000 में क्या होगा, उस 10,000 में होगा आरएस प्री की कंप्लीट टेस्ट सीरीज। ध्यान रखना, वहां भी टेस्ट सीरीज होगी, वहां 50+ टेस्ट होंगे, लेकिन ये एक यूनिक टेस्ट सीरीज होगी जो हम फोकस स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। तो आरएस प्री की टेस्ट सीरीज होगी, आरएस मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, और प्लस आप लोग ध्यान रखना 100 घंटे का जो रिवीजन बैच होता है उसका फुल रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहां मिलेंगे। और सबसे बढ़कर आपकी प्री और मेंस की जो बुकलेट्स हैं उनकी होम डिलीवरी आपको की जाएगी। तो यहां पर इसको भी ध्यान रखें। उसके बाद आरएस प्रीलिम्स निर्मल टेस्ट सीरीज, मैंने कहा ना कि किसी भी एग्जाम को पास करना हो तो उस एग्जाम को पास करने के लिए उसका अभ्यास होना बहुत जरूरी है। उसी अभ्यास के लिए यहां पर आरएस प्रीलिम्स निर्मल टेस्ट सीरीज, ध्यान रखना, निर्मल सर के नाम से तैयार की गई है, इसलिए उन तमाम सूचकांकों का स्पेशल ध्यान रखा गया है जो हम बोलते हैं कि विद्यार्थी हित को सर्वोपरि रखा जाए। उसी क्रम में इसमें टोटल आपके 14 टेस्ट है, इसमें 6 टॉपिक वाइज होंगे, 3 रिवीजन टेस्ट है और 5 जो है फुल लेंथ टेस्ट आपके होंगे। इसकी ऑफलाइन प्राइस आप जुड़ते हो, ये 27 अक्टूबर मतलब आज से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। इसकी ऑफलाइन प्राइस 1500 रुपए है जयपुर जौनपुर सेंटर दोनों पे, जबकि ऑनलाइन प्राइस इसकी मात्र 750 रुपए। कोई विद्यार्थी मान लीजिए जैसलमेर में, बाड़मेर, भरतपुर है, चित्तौड़गढ़ में, वो यहां तक नहीं आना चाहता है तो वो ऑनलाइन ही इस आरएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके और अपने अभ्यास के पार्ट को और अधिक मजबूत कर सकता है। साथ ही साथ आप देखोगे तो आरएस एग्जाम का पैटर्न जो हमने बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट किया कि आरएस प्रीलिम्स जो एग्जाम है, आरएस का जो एग्जाम्स के 3 चरण है, सबसे पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। मेंस के आपके 4 पेपर हैं और वो 800 नंबर का है, और उसके बाद जो है आप देखते हो आरएस मेंस आपका 800 नंबर का है और प्रत्येक पेपर 200 नंबर का था। तो 400 × 200 800 नंबर का और 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। अब में वो वक्त आ गया है कि हम आपके प्रश्नों को लेंगे और उन प्रश्नों का जवाब आपके सामने दिया जाएगा कि सर मेरा ये प्रश्न है सर, इसका सॉल्यूशन सर मैं कैसे करूं। तो मैं आप विद्यार्थियों से चाहूंगा
कि देखो सबके प्रश्नों को तो नहीं लिया जा सकेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम विद्यार्थियों के प्रश्नों के उत्तर दिए जाए। अगर आरएएस की तैयारी संबंधी किसी प्रकार की टेक्निकल और किसी प्रकार की थ्योरेटिकल और हो सकता है स्ट्रेटेजिकल किसी प्रकार की दिक्कत हो या टाइम मैनेजमेंट का कोई आपको फॉर्मूला पूछना हो, तो आप सादर आमंत्रित हैं। एक एक विद्यार्थी आराम से पूछेगा, हमारी टेक्निकल टीम हमारे साथ बैठी हुई है, वो हमें उस प्रश्न को बड़ा करके दिखाएगी कि यस सर इसका प्रश्न ये है। और आप ध्यान रखना, जब प्रश्न का जवाब दें तो बाकी विद्यार्थी भी उस प्रश्न के उत्तर को ढंग से सुने, क्योंकि वो प्रश्न हो सकता है पूछा किसी और ने हो और काम किसी और का हो जाए। तो आप लोग ध्यान से इन बातों को सुनोगे। तो मैं चाहूंगा कि अगले 20 मिनट जो है वो आपके लिए हैं, क्योंकि ये वेबिनार जो है वो ऑफलाइन सेमिनार से भी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वेबिनार के माध्यम से आपके प्रश्नों की, आपकी शंकाओं को, आपके संदेह को दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो मैं आदरणीय करण सर से चाहूंगा कि वो हमारे साथ में जुड़ जाए, ताकि हम दोनों मिलकर के जो है वो आपके प्रश्नों का जवाब दे सके। तो इस कड़ी में आप प्रश्न पूछिए। पहला क्वेश्चन है सर कि रिवीजन कैसे करें? सर रिवीजन का ये है कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो सिलेबस कवर करना है उसके साथ हमारे को नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स फुल लेंथ नोट्स भी अलग होते हैं, एक शॉर्ट नोट्स भी होते हैं। शॉर्ट नोट्स के क्या होता है कि जैसे ही आप उसको नोट्स को या उस पेज को देखते हो तो जो मेन फैक्ट है उन 4-5 फैक्ट को आप देखते हो, तो उसके साथ उसके जो एडजॉइनिंग फैक्ट है वो सारे के सारे आपके याद आ जाते हैं, सर रिवाइव हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि नोट्स बनाने मस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको जो टाइम मिलता है वो बहुत कम टाइम होता है, उसके अंतर्गत आप रिवाइज पूरे नोट्स तो कर नहीं सकते। लेकिन ब्रीफ में अगर आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आप एक बार देखते हो तो आपको पुराने वाले सारी चीजें एकदम पिक्चर क्लियर हो जाती है आपको। तो नोट्स तो आपको बनाने हैं। और सर की बात से सहमत हूं, साथ में आपको जोड़ना चाहूंगा कि अगर इस समय आपके पास नोट्स नहीं बने हैं तो आप इस समय आरएएस निर्मल बैच के साथ जुड़ करके जो निर्मल बैच की पीडीएफ दी जा रही है, केवल उस पीडीएफ को आधार बना करके आप चीजों को याद कर सकते हो, क्योंकि जो पीडीएफ दी जा रही है उसमें प्रत्येक टीचर ये कोशिश कर रहा है कि टू द पॉइंट सिलेबस जो है टॉपिक को पढ़ाया जाए, कहां से क्वेश्चन बन सकता है वो उसमें बहुत अच्छे से एक एक चीज को वहां पर किया गया है। तो आप जो है आप निर्मल बैच जो है उसकी पीडीएफ और प्लस हमारे जो उत्कर्ष के नोट्स हैं उसको आधार बना करके उसको कर सकते हैं। और ध्यान रखना, रिवीजन करने का क्या तरीका है कि बार बार आप पढ़िए, और आप अपने डेली रूटीन के अंदर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो 8 घंटे में आप तय कर लीजिए कि मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे जो मैंने कल पढ़ा है, परसों पढ़ा है, उसका रिवीजन जो है वो बहुत बेहतर तरीके से करना है। सर एक प्रश्न बच्चों का बार बार आ रहा है कि सर हम टाइम टेबल कैसे बनाएं? सर टाइम टेबल का तो अपने खुद का मैनेजमेंट होना है, क्योंकि मैं अगर एक यूनिफॉर्म टाइम टेबल यहाँ से बता दूं तो वो इंप्लीमेंट हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जनरलाइज ये अगर मान ले वर्किंग है तो उसको देखना है कि उसका वर्किंग आवर के अलावा जो भी लेजर टाइम है, फ्री का टाइम है क्या है। तो जनरली अगर मान ले वर्किंग है तो उसको सुबह का टाइम अगर उसके सूटेबल करता है तो सुबह वाला टाइम देख ले, शाम वाला है तो शाम वाला देख ले। एक ऐसा है नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को लगातार 10-15 दिन पढ़े और उसके बाद दूसरे को देखे। तो 2-3 सब्जेक्ट पैरेलल आपको चलाने हैं, साथ में आपको रिविजन का भी टाइम आधा पौन घंटा रखना है, आधा पौन घंटा आपको करंट अफेयर्स का रखना है। तो 2-3 चीजें ऐसी है जिनकी डेली होना चाहिए। यानी कि रिवीजन है तो आपको 15-20 मिनट या आधा घंटा आपको रोज का रोज देखना है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार इस तैयारी को शुरू कर रहे हैं, तो उनको मैं करण सर की बात को इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि प्रत्येक विद्यार्थी के पास 24 घंटे हैं, और उस 24 घंटे में ऐसा भी नहीं कि आप इतने गंभीर हो जाओ, आप इस प्रकार से अपने जीवन के आचरण को इस प्रकार से आगे बढ़ाओ कि आपने खाना खाना ही छोड़ दिया है, आपने सोना ही छोड़ दिया। नहीं, वो तमाम गतिविधियां आपकी जारी रहनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आप जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं और या जो दूसरी बार तैयारी कर रहा है, आप अपने पूरे टाइमिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 8-8-8 मतलब 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे, टोटल हो गए 24 घंटे। 8 घंटे जो है आप सोने के रखिए। वो सोना आप रात को जैसे 6 घंटे, दिन में 1 घंटा, 6 से 8 जो है एक प्रॉपर टाइम होगा जिसमें आप नींद लेना आपका जरूरी होगा, क्योंकि आप जितनी अच्छी नींद लेंगे आपको फैक्ट्स उतने ही अच्छे याद होंगे। पहला हो गया 8 घंटे। अब जो बाकी जो 8-8 घंटे हैं, अगर आपका एग्जाम इस समय नहीं है तब तो आप बाकी तीसरे पार्ट को 6 कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि अभी चूंकि एग्जाम आपका है तो तीसरे पार्ट को आप 10 घंटे कीजिए। 6 घंटे आपके अन्य गतिविधियों में लग जाएंगे। ध्यान रखना, खाने में, पीने में, सोने में, नहाने में, ये पार्ट भी आप निकाल दीजिए। तो उसके बाद जो है आपके 10 घंटे बचते हैं। उस 10 घंटे में मैंने आपको कहा कि कोई भी विद्यार्थी जो अपनी धार लगाएगा, धार मतलब रिवीजन,
जो बेहतरीन रिवीजन करेगा वो सबसे आगे होगा। तो 10 घंटे अगर आप डेली पढ़ते हैं तो 10 घंटे में से आप जो है 2 घंटे डेली अपने रिवीजन पे लगाइए, बच गए 6 घंटे। उस 6 घंटे में आप 3 सब्जेक्ट को सबसे पहले रखिए। अब 3 सब्जेक्ट में सबसे पहले किसको रखना है, तो ध्यान रखना उस 3 के भी आप 3 पार्ट कर दीजिए। नंबर 1 इंडियन पार्ट, नंबर 2 राजस्थान का पार्ट और नंबर 3 मैथ्स, रीजनिंग और साइंस को। मतलब आप सबसे पहले अभी से लेकर लास्ट तक डेली आप 2 घंटे आप राजस्थान के पार्ट को दीजिए, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी और राजस्थान की समसामयिकी। ध्यान रखना 150 में से 50+ क्वेश्चन केवल राजस्थान वाले पार्ट से होंगे, इसलिए राजस्थान के 2 घंटे डेली करते हुए आप 2 फरवरी तक लेके जाएं। 2 घंटे आप दीजिए मैथ्स, रीजनिंग और साइंस वाले पार्ट को और 2 घंटे जो है आपके इंडिया वाले पार्ट को। यहां से सर इंडिया वाले पार्ट से क्वेश्चन कम आते हैं ना सर, 100% वहां से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन इंडिया वाले पार्ट्स आगे जाके पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने प्री के अंदर इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कर लिया तो आगे जाके इंडियन ज्योग्राफी मेंस के अंदर भी है तो वो काम आपका वहां पे हो जाएगा। एक बच्चा पूछा सर निर्मल बैच 2 कोर्स ले रखा है सर, मेरे कॉलेज रेगुलर चल रहे हैं, इसकी वजह से मैं कोर्स में बहुत पीछे रह गया हूं। इस बार मेरा RS प्री फर्स्ट अटेम्प्ट है, अब मेरी क्या रणनीति होनी चाहिए जिसमें मैं RS प्री को पास कर सकूं। तो जोराराम देवासी पूछता है। तो जोराराम मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप भले लेट हो गए हो, लेकिन मैंने जो सबसे पहले आपको कहा कि आप जो है सबसे पहले SPR पे ध्यान दीजिए, सिलेबस प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस और रिवीजन। तो SP इन दोनों में तो 2 दिन लगेंगे आपको, सिलेबस को और प्रीवियस क्वेश्चंस को देखने के, उसका रिवीजन डेली 2 घंटे करना है आपको और टाइम मैनेजमेंट आपका बढ़िया होना चाहिए। सर अंतिम 90 दिनों तक अपने आप को मोटिवेट कैसे रखें, कभी भी अनावश्यक चीजों से डिमोटिवेट होते हैं, अंतिम 10 दिन की क्या रणनीति होनी चाहिए। हमारा बच्चा पूछा है सर राम गुजर, सर राम गुजर को कहना चाहूंगा, अभी एलन मस्क से किसी ने पूछा, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एलन मस्क से एक पत्रकार ने पूछा कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं। एलन मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से है, जो वर्तमान पीढ़ी के सबसे अच्छे दूरदर्शी व्यक्ति माने जा रहे हैं, तो एलन मस्क ने क्या जवाब दिया सर, उसने कहा कि मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं। तो उस पत्रकार ने वापस पूछा कि सर आप अपने लक्ष्य के प्रति अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं। तो फिर उसने एलन मस्क ने कहा कि मैं आपके प्रश्न को समझा नहीं। फिर तीसरी बार उसने पूछा कि सर आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं। फिर उसने वापस जवाब किया मैं समझा नहीं, मैं तो सिर्फ इतना समझ रहा हूं कि मेरा गोल ये है, मेरा लक्ष्य ये है और मुझे वहां तक पहुंचना है। तो मोटिवेशन किस चीज का, मोटिवेशन किस चीज का, बिल्कुल सही। ये अगर आपको अपने आप में मोटिवेशन कि आपको उस मंजिल तक पहुंचना ही आपका मोटिवेशन है। आपको RS बनना है, तो जब आपको RS बनना है, ये आपने मंजिल तय कर ली, तो ध्यान रखना उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको चीजों का त्याग करना होगा। मान लीजिए आज कई लोग शादी ब्याह अटेंड कर रहे हैं, तो आपका मन नहीं ललचाना चाहिए, आपके मन पर संयम होना चाहिए, मन पर कंट्रोल होना चाहिए कि मुझे अपने मंजिल पर पहुंचकर सबसे पहले मंजिल पर पहुंचना है। नंबर 2 आपको अपने आप को ऊर्जावान रखना है, पॉजिटिव रहना है कि मुझे जो है इस एग्जाम को निकालना है एनी हाउ। और ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे RS 2024 में 733 पद है, 7000 पद होंगे तो भी क्या होने वाला है। ध्यान रखना, अगर एक पोस्ट होगी और आपका एनर्जी लेवल, आपका उत्साह, आपका लक्ष्य के प्रति समर्पण, आपकी ईमानदारी और आपकी रणनीति सबसे बेहतरीन है, तो उस एक पोस्ट के लिए सबसे पहले चयन आपका होगा। क्यों सर? बिल्कुल सही है सर, मोटिवेशन का तो है ही है, लेकिन बट इस पर आपको ध्यान रखना है आपका लक्ष्य ये है और उस लक्ष्य से आपको डेविएट नहीं होना है। ठीक है, ये चीज़ एक है। ये ठीक है, आपको लगता है कि तैयारी है, हर रोज आपको लगता है कि हाँ यार 2-4-5 दिन तो तैयारी की है, फिर आपको लगता है यार ये होगा या नहीं होगा। तो इससे बेटर ये होता है कि आप जो नेगेटिव लोग हैं, जो आपके दिमाग में ये फीडबैक डालते हैं नहीं यार RS कोई होता है कि यार इतना बड़ा एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप तो कम से कम एटलीस्ट उनसे अवॉइड ही करो। आप अगर उनसे दूर रहोगे तो भी अपने आप को मतलब आप काफी कुछ मंजिल के नजदीक पहुंच जाएंगे। और आपको अपना फोकस कीजिए, आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर। सर एक बच्ची सरिता, सर मैं OBC डाइवर्स कैटेगरी से हूं और इस बार RS बन सकती हूं क्या? इस बार RS बनना है सर,
तो सरिता मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर डाइवोर्स कैटेगरी से तो पहली बात तो उसकी कट ऑफ कम जाती है। अगर आप समर्पित होकर के और पिछले प्रीवियस किस्म को देखें और साथ ही साथ अपनी जो ओबीसी डाइवोर्स कैटेगरी है उसकी कट ऑफ भी देखें तो आपको पता लगेगा कि इस कैटेगरी के अंदर किसी बच्ची ने अगर बहुत अच्छी तैयारी की है तो एक ही झटके में उस एग्जाम को बिल्कुल सर निकाल दिया है। तो बिल्कुल सरिता आप इस एग्जाम को निकाल सकती हो। पूजा जहर बता दे सर, एक बार बता दो कि एसआई के नोट्स चल जाएंगे क्या सर? प्लीज़ बता दो सर। तो पूजा मैं आपको ये है नाम इसका है पूना जवर, पूना जवर नाम है बच्ची का। वो ये पूछ रही है कि सर एसआई वाले में ध्यान रखना, आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम और एसआई का जो आपका जीके जीएस का पेपर है वो 95% सेम है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आरएस प्रीलिम्स में है लेकिन एसआई वाले में नहीं है। जैसे मैं आधुनिक भारत के इतिहास की बात करूं तो आरएस प्री में वहां पर जो है प्रेस पश्चिमी शिक्षा आरएस वाले में है, नेहरू युग में संस्थाओं का निर्माण ये बेसिकली आपके आरएस में लेकिन एसआई में नहीं है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले जो एसआई वाले विद्यार्थी हैं वो आरएस प्री के सिलेबस को सामने रखें और एक साइड में एसआई के सिलेबस को आप सामने रखें, और जहां पर दोनों में डिफरेंस आ रहा है जो आरएस में है एसआई में नहीं है उसको आप गोला लगा लें। ध्यान रखना वहां से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। पूना जवालिक सर मैं B9 बैच से हूं जयपुर से, तो आपका वेलकम है। आप देखते हो पुनः कि हमने किस प्रकार से एसआई के बेस का बहुत बेहतरीन तरीके से उनका कोर्स करवाया है। सुनील कुमार सर निर्मल बेस फर्स्ट पे में प्री का कोर्स करवा दीजिए और काफी पेंडिंग चल रहा है। सुनील पूरा पहली बात तो जो आरएस आप बात करें निर्मल बेच 1 का वो एक फाउंडेशन बेच है, फिर भी हम कोशिश करें 2+1 का कि 2 टॉपिक आपके प्री के चलाए जाएं, एक टॉपिक आपका मेंस का। और आप लोग ध्यान रखना मेंस का टॉपिक अभी से आप करोगे तो निश्चित रूप से आगे आपको बहुत फायदा होने वाला है। विदिशा लिखती है सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहे तो उसके लिए क्या करना होगा, और निर्मल बेस के नोट्स काफी हैं क्या? निर्मल बेस के नोट्स काफी हैं, उसके साथ साथ में आपको हमारे उत्कर्ष के नोट्स और साथ ही साथ एनसीईआरटी का एक अध्ययन करना होगा। पूना लिखती है सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने हिस्ट्री क्लास। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी प्रकार से सरोज विष्णु सर निर्मल बेच स्टैंडर्ड से एग्जाम क्लियर हो जाएगा क्या? ये टेस्ट सीरीज अलग से लेनी पड़ेगी। देखो सरोज, अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो तो निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज में हमारी जो कंटेंट टीम है जिसमें 150 से ज़्यादा लोग शामिल हैं वो बहुत मतलब सूझबूझ के साथ में उन प्रश्नों को तैयार करते हैं, और स्पेशली आरपीएससी कहाँ पर नए पैटर्न के साथ नए तरीकों के साथ प्रश्न पूछ रही है वो आप ध्यान रखना। और एक चीज़ का ये मत भूल जाना कि ये जो ऑफर चल रहा है दिवाली धमाके का, ये ऑफर जो है ये केवल 3 तारीख तक ही है, 24 अक्टूबर से 3 तारीख तक है। अभी जो कोर्सेज दिए जा रहे हैं आगे उसके दाम जो है दुगने तिगने होंगे, बाद में लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए जैसे ही वेबिनार समाप्त हो उसके बाद मंजिल को सेट करें और तुरंत प्रभाव से आपका जो पसंदीदा कोर्स है उसको आप खरीदने का प्रयास कीजिए। आपकी हिस्ट्री क्लास डलवा दी जाएगी। सर क्या केट के सिलेबस से हो जाएगा क्या? नई भूमिका केट के सिलेबस से थोड़ा अधिक पढ़ना पड़ेगा तभी आपका होगा। सर ये फाउंडेशन बेस 4.0 बेस मेंस के लिए होगा क्या? तो यहाँ पर कमेंट बताना किसका नाम था ये? विशाखा सैनी। ध्यान रखना विशाखा, आरएस फाउंडेशन निर्मल बेच जो 4.0 लॉन्च होने जा रहा है, ये बेच स्पेशली जो है फाउंडेशन का है। वो विद्यार्थी जो 2025-26 में आरएस को निकालने जा रहे हैं उनके लिए निर्मल बेच 4.0 है। ध्यान रखना, 4th जो आ रहा है वो आगे के लिए है, इस वाले प्रीलिम्स के लिए नहीं है। कहीं आप उसके लिए हमारे पे दबाव मत बनाना। सर मेरी आंसर राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या आंसर राइटिंग का आरएस में कितना महत्व होता है सर? सर आंसर राइटिंग का महत्व होता है, लेकिन आपने लिखा है मेरी अच्छी नहीं है, तो अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है आगे अच्छी हो नहीं सकती। अच्छी तो की जा सकती है, प्रयास करो आप। इसलिए यही तो टेस्ट सीरीज होती है भाई। आप टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करते हो तो धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ता है। पहले दिन किसी की अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये नहीं है कि अच्छी नहीं है तो कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, अच्छी की जा सकती है। यहाँ फाउंडेशन बेच के माध्यम से आपको 15, 50 और 100 शब्दों में लिखना सिखाया जाता है। अब आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है, इसके 2 मायने हैं। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है या आप प्रॉपर मैटर को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, इन दोनों चीज़ों को देखना होगा। लेकिन ध्यान रखना आरएस फाउंडेशन निर्मल बेच 4.0 जो है उसमें इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन है, वो चाहे निर्मल बेच फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। राम गुजर लिखते हैं सर मेरी आंसर राइटिंग भी थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या आंसर राइटिंग आरएस में कितना महत्व होता है?
आरएएस बनने के लिए अगर सबसे ज़्यादा महत्व इस पूरी रणनीति में मैं देता हूं तो ध्यान रखना, मेंस की आंसर राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। पढ़ते तो सब हैं, लेकिन सब के सब लोग जो है उस मैटर को जो पूछा गया है उसको प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और पूरे नंबर जो होते हैं वो आप देख रहे हो। प्रीलिम्स आपका केवल छंटनी परीक्षा है जिसमें भीड़ से आपको अलग किया जाएगा। मुख्य परीक्षा को मुख्य परीक्षा इसीलिए कहते हैं क्योंकि आपके चयन का मुख्य आधार जो है वो आपका मेंस का एग्जाम है, और मेंस के एग्जाम का मेन आधार है आपका आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन का मेन आधार है कि आप 15, 50 और 100 शब्दों में क्या डिमांड के अनुरूप सप्लाई कर रहे हो। यदि इस सूत्र को समझ जाते हो तो 1 साल के भीतर ही आरएस एग्जाम को निकाल दोगे। सर टेस्ट सीरीज का मूल्यांकन या उनके ऑप्शन के ऑब्जर्वन कैसे करें, ये आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद पता लगेगा। सर एनसीईआरटी बुक सारी क्लासेस की पढ़ें या अभी 6 से 12 तक की पढ़ें? देखो, यदि भूमिका आप आरएस फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो एनसीईआरटी, सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि आप सिलेबस को देखिए, और सिलेबस को देखने के बाद आप देखोगे वहां पर स्पेशली आर्ट्स वाले जो सब्जेक्ट हैं उसको आप देखोगे। 6 से लेकर 10 तक आप एनसीईआरटी जो पढ़ोगे, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो 11th 12th में उसका वापस जो है वो रिविजन ही होता है अगर आपने वो बहुत अच्छे से पढ़ ली हो। सर निर्मल टेस्ट सीरीज से 22 अक्टूबर ऑफर वाली डेट तो सर मैं उत्कर्ष ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। राम गुजर, आपका अभिनंदन है कि आप हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी होते हुए भी इसके साथ में जुड़े हैं। सर कुछ टॉपिक इनकम्प्लीट है विष्णु, तो सरोज वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उत्कर्ष की एक विशेषता है कि उत्कर्ष में पूरा का पूरा एकेडमिक के साथ में नॉन एकेडमिक मैनेजमेंट भी है, जो इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि किस बेस में कौन सा टॉपिक चल रहा है, कितना पार्ट बाकी है और उसको तय सीमा में कैसे कराना है। तो आप उत्कर्ष पर अपने विश्वास को इसी प्रकार से बना के रखें। श्रवण कुमार लिखते हैं कि सर निर्मल बेस स्टैंडर्ड वाला लिया है, तो बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। सर मेरे पिछले आरएस में 97 नंबर आए, लेकिन अभी भी मैं दक्षिणी सूडान में फंसा हुआ हूँ, फिर ऑनलाइन ही सुविधाएं हैं हमारे लिए, और बता दी सर टाइम टेबल। ये बच्चा सर, ये राकेश मेजर लिखते हैं कि मेरा पिछले में 97 नंबर आए थे, मैं दक्षिण सूडान में हूँ। हो सकता है कि सर किसी सर्विस के तहत या यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग फोर्सेस हो वहाँ पर हो। तो राकेश आप जो है हमारे से अलग से भी संपर्क कर सकते हो, ताकि आपको ऑनलाइन हम बातचीत करके भी आपकी कोई समस्या जहाँ पर आप, क्योंकि 97 बिल्कुल सर किनारे बिल्कुल काफी किनारे पे आ रखे थे, थोड़ी सी और आपको आपके तैयारी को 97 नंबर हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने जो मैटर जहाँ से पढ़ा उसी बहुत बड़ी बात है सर, उसी मैटर को आप कंटिन्यू कीजिए, उन्हीं चीजों को याद कीजिए, निश्चित रूप से इस बार आपका सिलेक्शन होगा। सर आंसर राइटिंग, विशाखा खंडेलवाल, सर आंसर राइटिंग का क्या रोल रहता है? तो मेरा एक अलग से यूट्यूब पर वीडियो भी है, और साथ ही साथ आप हमारे ऑफलाइन सेमिनार को विजिट करें, उसमें आपको आंसर राइटिंग के बारे में पूरी डिटेल बताई जाती है कि मूल्यांकन कीजिए, विवेचना कीजिए और वर्णन कीजिए, इन शब्दों का क्या अर्थ होता है और किस प्रकार से किया जाता है। अंकित सुतार लिखते हैं, सर मैं आपकी लास्ट टाइम मेंस टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट था और मैंने अच्छा गया मेरा, लेकिन इस बार प्री को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले तो देखो, आप चाहे कितना ही पढ़ लो, अगर आपने पिछली बार मेंस दिया है तो आप अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखें। हो सकता है कि इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो कि आपने पिछले मैटर के बजाय कुछ नई किताबें ले ली हो, बिल्कुल कुछ नए गुरु बना लिए हो, और वो गुरु जो है आपकी तैयारी के अनुरूप नहीं हो। तो आप लोग ध्यान रखना, एक सटीक रणनीति के लिए सटीक मैटर का, सटीक टाइम मैनेजमेंट का और सटीक चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। अंतिम पुष्पद लिखते हैं, सर मैं उत्कर्ष का ऑनलाइन स्टूडेंट हूँ, 130 डेज टारगेट बेच ले रखा है, अभी प्राइवेट टीचिंग कराता हूँ सर, इस दौरान अपनी स्टडी कैसे कंटिन्यू करूँ? देखो, अगर आप 2 नावों की सवारी कर रहे हैं, 2 घोड़ों की सवारी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए चैलेंजेबल है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको पार नहीं कर सकते। आप जो है कैसे करके अपनी डेली के प्री के लिए 7 से 8 घंटे निकाल लीजिए। 130 दिन की बात है और अब तो मात्र 100 दिन की बात है। तो 100 दिन के अंदर आपके पास, जैसे अभी छुट्टियां हैं, दिवाली की छुट्टियां हैं, आगे शीतकालीन अवकाश आपके पास में आएगा, तो पूरी ताकत लगा दीजिए इसी बार पास होने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है आज हमारे साथ जुड़े इस वेबिनार के माध्यम से, आपने
पूरी बातों को सुना और लगातार आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि आज आपने इस वेबिनार की बातों को बहुत अच्छे सुना। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं रिपीट करना चाहूंगा, इस बिंदु को ध्यान रखना, मैं स्पेशली आपका जो ये वाला पॉइंट है आप लोग ध्यान रखना कि आरएस प्रीलिम्स निर्मल बैच स्टार्ट हो गया है, जिसकी फीस मात्र 3500 रुपए है और इसकी प्राइम फीचर लेते हो तो इसकी फीस 6500 रुपए है। ये जो है लेटेस्ट हुए विद्यार्थी जो 2024 को दे रहे हैं, उनके लिए ये बैच जो है उनको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो जो है अभी इस निर्मल बैच के माध्यम से अपनी तैयारी को बिल्कुल सटीक और सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा कि वे विद्यार्थी जो अगले साल के लिए मतलब 2025 की वैकेंसी का 2026 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए 25 नवंबर 7:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है आपका आरएस फाउंडेशन निर्मल बैच 4.0। ध्यान रखना, हमने 4.0 स्टार्ट इसलिए किया है कि 1, 2 और 3 की अपार सफलता के बाद जिस प्रकार से विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े, करीब 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी उसमें जुड़े हुए हैं, उसको देखते हुए निर्मल बैच 4.0 आपके सामने लॉन्च हो रहा है, जो पूरी तरह से एक फाउंडेशन बैच होगा। तो आप जो है दीपावली के इस उत्सव का आप फायदा उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय उत्कृष्ट दिवाली ट्रिपल धमाका चल रहा है और ये ऑफर जो है ये केवल 24 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक है। आरएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और जितने भी आपकी लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स है उस पे आपको रिकॉर्डेड क्लास बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। मैं करण सर से चाहूंगा कि सर वो अंतिम संदेश इन बच्चों को दें। सर मेरा लास्ट यही है मैसेज आप लोगों को कि जल्दी से जल्दी अब जो टाइम जा रहा है उसको आप कैच करें, और जो 90 दिन का टाइम है, क्योंकि पहले प्री क्या करना है, ऐसा नहीं है कि जो मेंस के लिए अभी लगे, प्री अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यदि प्री क्लियर होगा तो ही आप मेंस में अपनी प्रतिभा दिखा पाएंगे। तो अब जो 90 दिन है उनको आप सही तरीके से एक टाइम टेबल फॉलो करें, सेल्फ डिसिप्लिन रखें, ऑनेस्टली पढ़ाई करें। किसी को दिखाने के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, आपको अपने लिए पढ़ाई करनी है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ाई करनी है। और एक चीज अपने आप रखना है, अपने आप पे विश्वास बनाए रखना है और कर सकते हैं। ठीक है, आप ये कर सकते हो इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अगर टफ होता तो फिर हम उस तरह से देखते, लेकिन आप बन सकते हो। और आपको बस इतना ही करना है कि एक टाइम मैनेजमेंट और एक आपको सही अप्रोच रखनी है। तो 90 दिन है काफी, आप कर सकते हो उस पर तैयारी। ठीक है, तो मेरा तो सही यही है। शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं अपने इस आज के वेबिनार का समापन जो है इन शब्दों के माध्यम से करना चाहूंगा कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। मैंने शुरुआत भी इसी से की थी, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। आपको सकारात्मक रूप से अपनी जिद पर अड़ना होगा। और ध्यान रखना, आप पंछी हैं, आप पक्षी हैं, आप उड़ सकते हैं। और किसी कवि ने कहा है ना कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, आगे बढ़, दुनिया जो है आपके हुनर को देखती है। आपका हुनर जो है वो हुनर होगा कि किस प्रकार कम से कम समय के अंदर आप अपनी तैयारी को एक दिशा देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन्हीं शब्दों के साथ, इसी जज्बे के साथ, इसी उत्साह के साथ, इसी उमंग के साथ हम दोनों आपसे विदा लेते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।